अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज बर्दाश्त का आलमी दिन है, रवादारी का आलमी दिन है, और क्या, और फलसफे का भी आलमी दिन है। तो फलसफा ये है कि बर्दाश्त करो। और मैं तो बहुत कुछ बर्दाश्त करता हूँ भाई, जैसे कि सियासत को बर्दाश्त करता हूँ, मदाखलतों को बर्दाश्त करता हूँ, साजिशों को, खेलों को बर्दाश्त करता हूँ, साजिशों को बर्दाश्त करता हूँ, और क्या, आपको बर्दाश्त करता हूँ। ये भी क्या पता आपकी जिंदगी में ये भी इससे बड़ी साजिश कौन सी होगी आपके और क्या क्या बर्दाश्त करूँ मैं, क्या क्या। वो कल जो मैच हुआ है उसको मैंने बर्दाश्त किया है। और क्या उसमें क्या लेकिन क्या था बर्दाश्त करने को, लोगों ने देखा ही क्यों? नहीं मैंने देखा, अच्छा मैच था, ऐसा नहीं। ऐसा मैच अब आज वाला भी देखने वाला होगा, आज वाला भी देखने से ताल्लुक रखता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और मुझे कोई फोन वोन ना करे आज, ठीक है। जब तक ये मैच चलेगा मैं अपनी टीम को भी अलल ऐलान बता दूं, लाइव टेलीविजन पे मैं बता दूं, कोई किसी सूरत की कॉल मैसेज मुझे आज ना करना। अगर करोगे भी तो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि मैं मैच देखूंगी और ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीतते हुए देखूंगी। अच्छा, ये बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। बाबर आजम मुस्ताफी हो गए जी, बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ भाई, मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। बर्दाश्त करो पाकिस्तानियों, बर्दाश्त करो। सब जंगे बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ, जंगे बर्दाश्त इंसान मैं अगर देखूँ तो मैं जंगे बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या क्या बर्दाश्त करूँ भाई, क्या क्या बर्दाश्त करूँ। बहरहाल बर्दाश्त का फलसफा बड़ा अहम फलसफा है, बिल्कुल, और सबसे मुश्किल भी है। और बर्दाश्त अगर ना हो तो दुनिया में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त भी करना चाहिए, वो अच्छी सेंस है, और जो गलत है उसके खिलाफ आप ज़रूर बोलें और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएं, और उन गलत चीज़ों को बर्दाश्त ना करें। बरतानवी पार्लियामेंट में एक मरतबा फिर जंग बंदी के खिलाफ करारदाद मुस्तरद हो गई। बर्दाश्त करो भाई, बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सियासतदान वहाँ पर जिनका ताल्लुक हमारे पाकिस्तान से है, जिनके वालिदैन वालिद वगैरह, उन्होंने भी इस करारदाद में वोट देना था। नहीं, उन सब ने तो दिया, कुछ ने नहीं दिया है, कुछ ने, सब ने नहीं दिया। मैं आपको बताऊंगी, उस पर करेंगे हम बात, बिल्कुल हमारे साथ। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि बरतानवी पार्लियामेंट से बरतानवी पार्लियामेंटेरियन को इस पर हम ऑन बोर्ड करें हमारे साथ, हम उनसे बात करें प्रोग्राम में। और आज लेकिन बेसिकली अच्छा, और एक बरतानवी जो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने तो ये कहा है कि मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि उन्होंने तब्दीलियां की है ना, डेविड कैमरॉन को दोबारा ला के सेक्रेटरी बना दिया है खारजा उमूर का और इनका। तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने सन 2004-05 की बात है कि मैंने उन्हीं को ख़त लिखा था, और आगे से उनका ये जवाब आया था। जवाब का भी उन्होंने जवाबी कार्रवाई भी लगाई हुई है, और बड़ा अजीब सा वो जवाब था जो डेविड से आया था इनको। तो कहते हैं मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दफ़ा एक मरतबा फिर मुझे इसी शख्स को ख़त लिखना है जिसने मुझे पहले भी इस बात का यही जवाब दिया। ऐसा ही है भाई, यही होता है। मैं पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त कर रहा हूँ, क्या कमी कर दी हुकूमत ने। हाँ, कितनी? 2 रुपए कम कर दिए पूरे। तो क्या और मैंने कल पेट्रोल नहीं भरवाया था। अच्छा, तो फायदा हो गया मुझे, आज भरवाऊंगा मैं। जबरदस्त तरीके से बेहतरीन काम हो गया मेरा आज। अब बताएं। अच्छा चले, अभी आपसे हिसाब करते हैं। देखें, नहीं नाज़रीन, हम कोई हिसाब किताब के आज मूड में 284 रुपीज का था, 284, और उसमें से 2 रुपए कम हो गया, कितने का हो गया? 180। ओहो, 282 का था, उसमें से 2 रुपए कम हुए। 284 का था, 84 का था, 282 हो गया। वैसा 182 का था। अब ये तो फिर छेड़ना भी तो होता है ना, छेड़ना भी तो। 282 का हो गया, 282 का हो गया नाज़रीन। मुझे पर लीटर कितने रुपए की बचत हुई? 2 रुपए की। 2 रुपए की बचत हुई। मेरी गाड़ी में 40 लीटर का पेट्रोल आता है। अच्छा, तो एक टंकी फुल करवाने पे कितनी बचत हुई? ये तो बड़ा इसके लिए मुझे नाज़रीन कैलकुलेटर चाहिए। लेकिन 40 लीटर पेट्रोल आता है ना, 2 रुपए की बचत करनी है 1 लीटर पे। तो 40 लीटर में कितने की बचत हुई? ये नाज़रीन होस्ट है, ये होस्ट है। कौन है भाई, ये कौन है? सुबह आज मैडम बताओ भाई, बताओ। 40 रुपए की मेरा ख्याल है। 40 रुपए की कैसे हुई? हाँ, क्यों? 40 लीटर पेट्रोल आता है। 20 रुपए की। कितने रुपए की? एक मिनट हटो, हट जा। 80 रुपए, हट जा। 80? हाँ, मैं अपना सर मारने लगा था इसके ऊपर। नहीं 2 4 8 नाज़रीन। हाँ, शाबाश नाज़रीन, ये मार का ये। अब सोचो, मैं कह रहा हूँ ना, बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे। क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ता है, आप खुद देखें। मैडम
मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैथ्स वाले जितने मेरे टीचर्स हैं, लेकिन नाजरीन मैं आपको बताऊँ मेरी जो थ्योरम से जान जाती थी, टेबल तो एक था ही ज़िंदगी का अलग मेरा एक मरहला, लेकिन जो थ्योरम्स आखिर में आ गए ना, और जिसने ज़िंदगी में अजीब व गरीब, जिसकी आज तक मुझे साइंस समझ नहीं आई, ना ही कोई मैथ्स के टीचर मुझे समझा सका कि वो थ्योरम क्यों होते हैं। कोई बात नहीं, जिसने समझा दिया ना, मैंने भी फिर चाल चली ना, मैंने कुल 2 थ्योरम याद किए थे और वही आ गए। गुड, शाबाश। अब आप 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80 जरूर याद रखिएगा। 60 सेकंड न्यूज देखते हैं। 60 सेकंड में कितने सेकंड? हमें हटाया ना जाता तो पाकिस्तान का शुमार तरक्की याफ्ता ममालिक में होता। नवाज शरीफ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल के मुआहदे तय, $70 करोड़ मिलेंगे। गुजरावाला की रिफत आरिफ ने यूनेस्को का सालाना आलमी टीचर अवार्ड जीत लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा जंग में वक्फे की करारदाद मंजूर कर ली। सर्च ऑपरेशन में नाकामी, इसराइली फौज ने अल-शफा अस्पताल पर बिल्डोजर चढ़ा दिए। स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम, हफ्ते को दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे, निगरान वज़ीर आला पंजाब। पेट्रोल 2.04 रुपये और हाई स्पीड डीजल 6.47 रुपये फी लीटर सस्ता। बाबर आजम दस्तबरदार, शान मसूद टेस्ट, शाहीन शाह आफरीदी T20 कप्तान मुकर्रर। न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर भारत वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज रवादारी और बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वेलकम बैक जी, ये है जी 60 सेकंड न्यूज। और अब बात करते हैं हमारे दिलों के कप्तान बाबर आजम। ये कल जो कुछ हुआ है, अजीम खिलाड़ी है, बिल्कुल बैट्समैन मानती है, लेकिन ये कि हमने जो अपने अजीम खिलाड़ियों के साथ किया है वो हमारे सामने आ रहा है। और बाबर आजम जो है उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें ऑफर क्या की गई थी ये आपको बताऊं? ऑफर थी उनके सामने, ऑफर थी कि जी 2 फॉर्मेट्स की कप्तानी आप छोड़ दें। अच्छा। यानी कि T20 की और वनडे की। अच्छा। टेस्ट की आप बरकरार रखें। उसने कहा मैं 2 नहीं, मैं 3 छोड़ रहा हूँ, और इस्तीफा अपना दे दिया उसने, और ट्वीट कर दिया उसने अपना इस्तीफा। तीनों फॉर्मेट्स की उसने कप्तानी छोड़ दी है, और विच इज सैड। आई एम सैड। वो ये अच्छा फैसला भी हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पर फैसले किए जाते हैं ना, वो सही तरीका ठीक नहीं था, और वो इन्फ्लुएंस जो हो रहा था वो ठीक नहीं था। मेरिट पे आप चीज करें, आपको एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बतौर कप्तान ठीक नहीं लग रही, ठीक है, दुनिया में होता है, बहुत सारी चीजों में लोग इस्तीफे भी देते हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। ही विल बी पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम। बाबर के बगैर तो अधूरी है। लेकिन जिस तरह से वो खबरें आई, जिस तरह से बेसिकली फर्स्ट डीलिंग ही शुरू हुई कि टीम उधर खेल रही है, इधर से बयानात आ गए, फिर वो मैसेज कंट्रोवर्सी आ गई, और मतलब ये जो गेम खेली गई बाबर को तो नुकसान इतना पहुंचाया या नहीं पहुंचाया, बतौर नेशन या बतौर एक PCB एक इदारा आया, उस तरह से हमारे बारे में बड़ी चीज़ें उसने आया कर दी कि किस तरह से हम चीज़ों को डील करते हैं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है शायद हमें। अब बोर्ड ने जो है वो शान मसूद को टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया है, शाहीन आफरीदी को T20 का, और वनडे का कप्तान जो कि असल वर्ल्ड कप था, जो असल पड्डा था जी, उसका उन्होंने कहा बाद में बनाएंगे। ये देखो भाई, खैर हमने अब वर्ल्ड कप, चलो खैर अब तो अगले 5 साल बाद अभी रहते हैं, टाइम है, खेलना ही अब हमने अगले साल 10-11 महीने के बाद खेलना है। हमने वनडे तो खेलते ही नहीं है ना, हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। हालांकि मुझे पर्सनली जो क्रिकेट है, जो मेरे मुताबिक क्रिकेट है ना, जो मजा आता है मुझे टेस्ट का भी नहीं आता, और वनडे तो T20 तो बिल्कुल ही। ये तो अभी आप पॉपकॉर्न लेके बैठे तो इतने में पॉपकॉर्न खत्म नहीं हुए होते कि मैच खत्म हो जाता है, तो बहुत ही मुझे वनडे अच्छा लगता है। 50। शाबाश। एक ओवर में कितनी बॉलें होती है? 6। शाबाश। तो 10 ओवर में कितनी हुई? 60। ये इस तरह आहिस्ता मैच की प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं आपको। शाबाश, मैच की ट्यूशन है ये। 50 ओवर में कितनी बॉलें हुई? अब ये तो 10 ओवर में 60। 20 ओवर में 120। शाबाश। 40 ओवर में 240। शाबाश। और 50 ओवर में 300। इस तरह मैथ्स की ट्यूशन मुझसे पढ़ लेती ना, आप नहीं ना मिले पहले। बिल्कुल, अभी मैं पढ़ा सकता हूँ, थोड़ा महंगा हो गया अब मैं टीचर। अच्छा महंगे हो गए, लेकिन नहीं, मेरा वो मरहला खत्म हो गया, गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, लेकिन तेरा शुक्र है, मेरी मैट्रिक देख रहे हो, एवरेज निकालनी पड़ जाए, रन रेट निकालना पड़ जाए, फिर क्या करेंगे? तो अब सब है ना, ऑटोमेटिक है वैसे। चलो अच्छा, अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं तमाम, उन्होंने बड़ा जो है वो मैसेजेस दिए हैं
बाबर आजम के नाम रिजवान ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा बाबर आप दिलों के कप्तान हो, आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अजीम तरीन बैटर्स में से एक हैं, और उन्होंने कहा कि आपकी ईमानदारी, मोहब्बत, दयानतदारी, ख्यालात और बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए कोशिशें काबिल तवज्जो है। बिल्कुल। शाहीन अफरीदी ने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है बाबर आपकी मिसाली क़यादत में बेहतरीन टीम वर्क और दोस्ती देखी है, और टीम को मुत्तहिद करने और इज्तिमाई कामयाबी के लिए आपकी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है और आज़म है वो काबिल तारीफ़ है, और मुझे इंतज़ार है कि आप बैटिंग में जो है एक मरतबा फिर अपना जिसको कहते हैं लोहा मनवाएंगे। शादाब खान ने क्या लिखा भाई? हाँ, उन्होंने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, और शान मसूद और शाहीन अफरीदी को उन्होंने मुबारकबाद। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी की भी एक ट्वीट आई थी, शाहिद अफरीदी साहब की भी ट्वीट आई थी, बड़ी तारीफें वारीफें वो बाबर कर रहे थे। मतलब तो हो गया भाई, जो हो गया अब ये तो मुक गया। हाँ बिल्कुल। वहाब रियाज बन गए हैं चीफ सिलेक्टर, मोहम्मद हफीज बन गए हैं अपना डायरेक्टर जी, और अब देखते हैं कि क्या होता है भाई। बहरहाल विच इज़ सैड, मैं भी जो है अफसोस में हूँ, लेकिन एक खुशी की खबर ये है कि एहसन रमज़ान वर्ल्ड रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप में वो फाइनल में पहुँचे। फाइनल में वो हार गए बेचारे, चांदी का उन्होंने तमगा जीता, सिल्वर मेडल जीत चुके हैं वो, और फाइनल में कब्रस के माइकल जॉर्जियो ने उनको शिकस्त दी, और माइकल जॉर्जियो ने 6-4 के स्कोर से फाइनल अपने नाम किया, और सेमीफाइनल में कतर के अली एलोबेदली को उन्होंने हराया था एहसन रमज़ान ने। बड़े ज़बरदस्त हमारे क्वेस्ट हैं, यंगेस्ट जिसको आप कहना चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, जबरदस्त, बेहतरीन, बड़ा पसंदीदा खिलाड़ी है। क्या कमाल के बेहतरीन। बिल्कुल भाई। अच्छा, और थोड़ा सा हम मुल्क की सीरियस सिचुएशंस और डिस्कशंस में भी जरा खुद को भी बताते हैं। अच्छा, रावलपिंडी मरी रोड के हवाले से मैं आपको एक बता दूं जरा किस्सा। वो किस्सा हमने अपने प्रोग्राम में भी कवर किया था, बड़ी उस पर आवाज उठी थी। वो था प्लाजे से पैसों का बरामद होना। आपको याद होगा, करोड़ों अरबों रुपए, अरबों तो नहीं करोड़ों। प्लाजा जो है वो FIA के छापे में मिलने वाले 40 करोड़ रुपए जो है उसकी रकम का बड़ा ड्रॉप सीन हो गया। अब हुआ ये कि FIA ने रावलपिंडी हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें उसने अपने छापे को गलत करार दे दिया है। भाई छापा मार के चीजें बरामद करके आप कहते हैं वही गलत था। अदालत ने तमाम रकम जो है कानूनी करार देते हुए उसे फौरी तौर पर मालिक को वापस करने का हुक्म दे दिया है, और FIA की तरफ से मनी ट्रेल फराहम करने का जो और तस्दीक का जो है उसके बावजूद मालिकान को रकम वापस नहीं की जा रही थी। बेसिकली उन्होंने मनी ट्रेल भी दे दिए, अपना वो सारा जो कागजी कार्रवाई है वो दिखा दी, वो वापस नहीं कर रहे थे। लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा, लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें रिट दायर कर दी गई थी, और अब ये पैसे जो हैं ये वापस मालिकों को जाएंगे। और FIA का मालिक होता है तो मालिक को हम प्रोग्राम में लेके, वैसे मेरा मूड हो रहा है बड़ा, मैं पूछूं उनसे कि सर ये पैसे आपने प्लाजे पे क्यों दबाए हुए थे? नहीं, रखे हुए थे, उसकी मर्जी, जहाँ चाहे वो रखे भाई, मेरे पैसा। हाँ ये भी है, वैसे मैं जहाँ चाहे रखूं, ठीक है, सही है, मेक सेंस। और अच्छा, एक बड़ी एक अजीब सी स्टोरी आई है भाई। हैदराबाद में ऑनलाइन गेम के एडवेंचर ने एक शहरी की जान ले ली है जी। कम उम्र कातिल है जी, समद, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने ऑनलाइन टैक्सी गाड़ी बुक करने के बाद उससे कत्ल कर दिया बंदा जो था उसका ड्राइवर, और मुलजिम ने एतराफ़ी बयान में बताया कि उसने ऑनलाइन एक गेम था उससे मुतासिर होकर कार छीनने का एडवेंचर किया, उसमें ड्राइवर की जान चली गई। और उसने कहा कि जी ये मैंने ऑनलाइन बुक की थी, ड्राइवर का नाम शाहजेब था, जैसे ही गाड़ी आई तो वो स्कीम 33 में सुमेरा चौक पे वहाँ पहुँची तो पिस्तौल दिखाकर मैंने गाड़ी रुकवाई और शाहजेब को गाड़ी साइड पे लगाने का कहा। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी तो फिर फायरिंग कर दी मैंने। और कैसे लोग हैं ये, मतलब गेम से ऐसे इतना इन्फ्लुएंस हो गया इंसान। जियो फेंसिंग हुई, फिर उसकी और उसके जरिए पब्लिक जो है वो पुलिस पहुंची है उस तक, और ट्रैकर कंपनी जो थी उससे भी ज़ाहिर रब्ता हुआ और गिरफ्तार किया गया इस बंदे को। बंदे की जान चली गई भाई जी, और आप गेम से मुतासिर हो के ये कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे भाई। मतलब गेम्स तो वैसे वाकई इसमें कोई शक नहीं है, गेम्स आपकी साइकी और ब्रेन माइंड के साथ जो करती हैं ना, ये तो जो गेमर्स हैं उनको पता है, जो खेलते हैं। मैं भी बचपन में खेलती थी। मैंने एक दिन बैठी हुई और इतनी ज़्यादा लंबे टाइम के लिए मैंने वो एक गेम खेली कि जब मैं आंखें बंद करती थी ना सोने के लिए तो मुझे वो गेम्स नजर आती थी। हाँ बिल्कुल, ये आपके साथ होता है। ये बहुत सारे गेमर्स इस बात से अग्री करेंगे कि आप एक हद तक बच्चे को किसी गेम और गेम्स और जिस तरह कहते हैं ना कार्टून जो है वो ऐसे होने चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंटेंट जो टीवी फिल्म वो कंज्यूम करें, ये क्यों है PG-18 PG-16 वगैरह, ताकि वो लोग समझते हैं कि भाई बच्चे के जहन पर ये कंटेंट दिखाया जा सकता है और ये कंटेंट नहीं दिखाया जा सकता। उसी तरह गेम्स की भी रेटिंग होती है, आई एम श्योर होती भी जी होती है, बिल्कुल होती है। आजकल तो गैर अखलाकी चीजें बड़ी आ गई गेमों में, अजीब बेहुदा चीजें चल रही हैं। बहरहाल एक और बड़ी अहम खबर आई जी, वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से आई है। उन्होंने खवातीन को महरम के बगैर हज पर जाने की मशरूत इजाजत दे दी है। अच्छा जी, अब ये जो है मामला ज़ाहिर है रिलीजियस मामला है। काउंसिल ने वजारत हज के इस्तिसवार पर तहरीरी जवाब में ये कहा कि जिस औरत को सफ़र
और हज में फसाद या ख़तरे का अंदेशा ना हो, वो महरम के बगैर सफ़र कर सकती है और हज के लिए जा सकती है। और उन्होंने कहा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया, मालिकिया और शाफ़ई के मुताबिक खातून जो है वो महरम के बगैर हज कर सकती है। और इसी तरह जिस खातून को काबिल एतमाद ख़वातीन की रफ़ाकत हासिल हो वो भी हज पर जा सकती है। ताहम औरत के वालिदैन मौजूद होने या शादीशुदा होने की सूरत में उनकी इजाज़त लाजमी है। ये उन्होंने एक उस पर फाउंडेशन लगाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि फ़िक़्ह हनफिया और फ़िक़्ह हम्बली के तहत महरम मैसर ना होने पर औरत पर हज फ़र्ज नहीं है। अच्छा। अब ये ज़रा ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें ज़रा हम क्या उसके ऊपर अपना कमेंट करें, लेकिन ये कि हज जो है वो एक ऐसी इबादत है कि जो कि हर शख्स करना चाहता है। अब औरत का अगर महरम नहीं है तो वो करना चाहेगी तो सही भाई, बिल्कुल हर औरत जो है वो मुसलमान वो चाहेगी कि भाई मैं हज पर जाऊँ, उम्रे पर जाऊँ, अल्लाह ताला का घर का दीदार करूँ, वहाँ जाके इबादत करूँ, तो उसकी ख्वाहिश तो है, फ़र्ज तो नहीं है लेकिन ख्वाहिश तो। चलो अब ये इस तौर पे मतलब जो हनफी और हम्बली जो है उनके उसमें फ़र्ज नहीं। लेकिन बाकी जो है जिसमें फ़िक़्ह जाफ़रिया या फ़िक़्ह फ़िक़्ह जाफ़रिया में तो मेरे ख्याल है मैंने पहले भी कहीं सुना है और मैंने पढ़ा कि वो उधर इजाज़त है कुछ उस तरह से जाने की। शाफ़ई, मालिकी और जाफ़रिया में इजाज़त है जाने की बगैर महरम के। उसमें एक इशू ये आता है कि क्योंकि ये इतनी एक टफ इबादत है और उसमें आपको जाना, वहाँ सोना, अरफात के मैदान में जाना, मिना में सोना, आप बीमार भी हो सकते हैं, ज़ाहिर है कोई चोट भी लग सकती है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है बंदे का। तो अगर आपके पास कोई महरम नहीं होता तो बहुत सारी मुश्किलात हो जाती हैं। तो कौन ख़वातीन कब तक संभालेंगी उसको? तो जब तक आपकी फैमिली का, और ज़ाहिर है मर्द जो है वो फिज़िकली तो उसमें डिफरेंस है ही, फिज़िकली तो वो ख़वातीन से ज़्यादा क़ुव्वत रखता है। अब बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं 10,000 लोगों से बातें करनी है, वहाँ पर चीज़ें समझनी है, मैनेज करनी है, तो उसके लिए ख़वातीन के बजाय मर्द होता है तो वो जाके भाई चलो खाना लेकर आना है, वो होटल ढूंढना है, वहाँ पर खो गए, कुछ भी हो गया, तो वो आपकी एक फैमिली ज़रूरी है, उसमें मर्द होता है तो ज़रूरी होती है। मेरा अब ये इजाज़त आई है, इसके हिसाब से लोग जो है वो अपना डिसीजन लें। बिल्कुल, मैं क्या कहूँ। अच्छा, मैं आपको ज़रा बता दूँ, आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़े जी। और दुनिया में क्या क्या हो रहा है ये बताएं भाई। मैं दुनिया में ये आपको बताती हूँ, मैं आपको तौलिए का बताती हूँ। 900 पता नहीं कितने डॉलर का तौलिया जो है अब बिकने लगा है, और एक ब्रांड का ये तौलिया है बेसिकली, बैलेंसियागा जो है। बातें ना करें, मैं सीट से उठ जाऊँगा, उठ के फिर मैं बैठ जाऊँगा। मेरे दोस्तों भाइयों तस्वीरें चलाओ जरा स्क्रीन पे ताकि अवैस को हम दिखा सकें। बैलेंसियागा एक ब्रांड है और जिसके शूज भी बड़े मशहूर हैं। अच्छा। इस एक और ये इंटरनेशनल ब्रांड है ज़ाहिर है। इसने एक नई स्कर्ट मुतारिफ कराई। अब ये जो स्कर्ट है इस स्कर्ट में सारिफीन के बड़े मजेदार तबसरे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कर्ट जो है बेसिकली एक तौलिए की तरह स्कर्ट है जिसमें कोई जिप बटन वटन नहीं है, बस ऐसे ही आप पहन लें उसको और नहाने के बाद फौरन और चलते बने, कोई बटन जिप वगैरह। हाँ, और तौलिए का ही कपड़ा है, तौलिए ही का मटेरियल है, फैब्रिक है जिससे ये स्कर्ट बनी हुई है और इसकी वजह से कीमत जो है, लेकिन बहरहाल चूंकि ये ब्रांड ने मुतारिफ कराई है, जिस तरह हमारे वो जो होते हैं ना हवाई चप्पल, वो हवाई चप्पलों का भी एक ब्रांड आया था जो हमारे यहाँ तो 100 200 के मिलते हैं और उन्होंने 100 डॉलर लगाया था। ये तौलिया $925 का, $925 का तौलिया जी है। तो स्कर्ट टेक्निकली मैं पूछूं कितने हैं? अच्छा छोड़े ना, मैंने कहा पूछ लूं। $925 पाकिस्तानी, वो डॉलर के रेट मुझे आज का एग्जैक्टली पता नहीं। 300 तो 290 लगा ले, 290 तो 290 मल्टीप्लाई बाय 925 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा बिल्कुल। नाजरीन आप करें, ये आप करें, आज की आपकी ये होमवर्क है। और बहरहाल ये तौलिए की खबर थी, बड़े मजेदार इस पे तबसरे चल रहे थे। मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि भैया ये तौलिए जो हैं ये सिलसिला आ गया है बैलेंसियागा के ब्रांडेड तौलिए। मेरा अजीब ही दुनिया अब कहाँ जा रही है मेरा। अच्छा, और अब एक वो मुजाहरे की खबर बड़ी चल रही है जी, वो हमने कहा आपको जरूर वो वीडियो दिखाएं। हाँ। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या हुआ जी? जस्टिन ट्रूडो एक कैफे में वहाँ गए। अच्छा, एक वज़ीर आज़म वगैरह कैफे में भी चले जाते हैं। खैर जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ तो वैसे ही उनके लोग जो हैं, खास तौर पे जो मुसलमान कम्युनिटीज हैं, वो अच्छी खासी जरा बरहम हैं उनके। अब इनको एक कैफे में घेर लिया गया और गजा में जंगबंदी के नारे लोगों ने लगाए कि भाई ये आपकी हुकूमत क्या कर रही है, किस तरीके से आप इसराइल की हिमायत कर सकते हैं, इतना बड़ा जेनोसाइड आपके सामने हो रहा है, जेनोसाइड करो की आवाज़ें हैं, नारे हैं। और उन्होंने घेर लिया उसको, फ़लस्तीन की हिमायत की बात की उन्होंने, मुतालबा ये था कि इसराइल की हिमायत बंद की जाए। और बहुत ही यूँ कहिए कि आवाम बड़ी जोश में आ गई थी फ़ौरन और जज्बाती हो गई थी। लेकिन जाहिर है वो जो तकलीफ़ें वहाँ पर हम देख रहे हैं, जो जुल्म और बर्बरियत देख रहे हैं, उसके बाद कोई आप नॉर्मल तो मेरा नहीं ख्याल। और ये जितने बड़े बड़े हुक्मरान बनते हैं ये वो लोग हैं कि जिनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, लेकिन बस चंद दिन की अपनी ज़िंदगी और चंद दिन के इक़्तिदार के लिए ये इसराइल की जुल्म की हिमायत कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं इसी हवाले से, ये एक इनके साथ कनेक्ट की हुई तरबूज की तस्वीर,
अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल, तरबूज की इमोजीज और तस्वीर बड़ी तादाद में शेयर हो रही है और हैशटैग वाटरमेलन है ये, अब तक ये बहुत इसको पोस्टर में शामिल किया गया है। बेसिकली ये सारे जो पैगामात होते हैं जो फ़लस्तीन की हिमायत में होते हैं वो इस तरबूज का चूंकि कलर जो है वो फ़लस्तीन के झंडे के कलर का है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बेसिकली इसको तरबूज को फ़लस्तीन के साथ जोड़ा जा रहा है और बेसिकली एक तो ये इसका जो कलर है वो, और दूसरा ये है कि इस फल को पहली बार फ़लस्तीनी रियासत की अलामत के तौर पर 1967 में इस्तेमाल किया था, जब 6 रोज़ा जंग हुई थी उसके बाद इस्तेमाल किया था, जब इसराइल ने मिस्र, शाम, उर्दून वगैरह, जी 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 जी, इसराइल ने उस वक्त उर्दून, शाम और मिस्र समेत जो है वो तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ जंग की थी, और उस वक्त इसराइली हुकूमत ने अपनी सरहदों के अंदर फ़लस्तीनी परचम की अवामी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी थी, और इस परचम की नुमाइश पर लगी पाबंदी से बचने के लिए फ़लस्तीनियों ने तरबूज का इस्तेमाल शुरू किया, और तरबूज वहाँ पर उगाए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, जो फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा तरबूज उगाए भी जाते हैं, तो इस मकसद के लिए फिर तरबूज का जो है वो एक ट्रायंगल में काटा गया और यूँ इसका जो है वो एक झंडे के साथ इसका एक झंडा नुमा बना दिया गया, और अब ये तरबूज जो है वो उस निशान के तौर पर क्या बात, प्रमोट किया जाता है जब फ़लस्तीन की बात होती है। बिल्कुल स्मार्ट भाई, वेरी स्मार्ट। ठीक है जी, देखिए कमाल, लोगों ने जो है ना अपने जज्बों का इजहार करने के लिए बड़ा बड़ा क्रिएटिव काम किया है जी। भाई करने को कर सकते हैं, बस ये है कि विल होनी चाहिए। बिल्कुल, बात अगर कोई करना चाह रहा है तो बड़े तरीके से, हर तरीके से हो सकती है। अगर कोई बात ही ना करना चाहे तो फिर उसके पास बहाने 100 हैं भाई। फिर एक काम करते हैं ना, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं जी बाबर आजम के साथ क्या हुआ है और बाबर आजम के साथ अब क्या होगा, और आपकी कॉल्स भी ले लेंगे और जरा क्रिकेट पर बात कर लेंगे। ले लेते हैं एक ब्रेक। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान नहीं रहे, तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और अब वनडे क्रिकेट का कप्तान कौन होगा ये फैसला किया जाएगा। शाहीन आफरीदी T20 के कप्तान हैं, शान मसूद अब टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान कौन होगा ये फैसला कुछ दिनों में या कुछ शायद महीनों में आ जाए। इसके अलावा अब जो नए चीफ सिलेक्टर हैं जनाब वहाब रियाज साहब, वो भी सामने आ गए हैं। देखते हैं कि ये जो फैसला है, हाँ ये जो फैसला है ये क्या पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरफ लेकर जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अवैस एंड शिफा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। बिल्कुल। आई एम सैड। आर यू? You are sad about what? About Babar Azam, the way Babar Azam was sort of sacked, या उसको कहा गया कि भाई इस्तीफे दो, और फिर उसको ऑफर की कि भाई एक कप्तानी ले लो, उसने कहा नहीं मैं वो भी नहीं लेता हूँ। मतलब थोड़ा सा अफसोस वाला मामला लग रहा है मुझे कुछ। वैसे अफसोस नहीं, मैं कहता हूँ कि इंतहाई अफसोस की बात है। नंबर 1 कि हमने कभी भी नहीं कहा था या बाबर आजम खुद कप्तान नहीं बना था 2019 में, एंड एक कुछ हाल जो है वो उसके साथ किया गया था सरफराज अहमद के साथ, और फिर एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन के बाद कप्तान आपने बाबर को बनाया बिकॉज ऑफ बैटिंग एक्सीलेंस। उसने कहीं पे भी कप्तानी नहीं की हुई थी, किसी अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कहीं पे भी कप्तानी नहीं की हुई थी लोकल डोमेस्टिक क्रिकेट में। बाबर आजम को कप्तान आपने बनाया, ठीक है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ जनरेशन, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशन इन पाकिस्तान, लेकिन क्या बाबर आजम की पर्सनालिटी थी, क्या उसका जो है वो टेक्निकली, स्ट्रेटेजिकली, मैन मैनेजमेंट या उसका कोई इम्पैक्ट था? नहीं था। फिर आपने बना दिया कि द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम शुड बी द कैप्टन। अभी मुझे बताइए कि कोई आफत नहीं आ गई थी 1999 से लेके आज तक, इन द लास्ट 24 ईयर्स आपने एक दफा सेमीफाइनल वर्ल्ड कप का खेला, जस्ट ओनली वंस। तो आप मुझे बताएं कि कितनी कयामत बर्पा हो गई थी कि पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं किया, और कितनी जरूरत पड़ गई थी अभी T20 का अभी से ही कप्तान अनाउंस करने की। और टेस्ट मैचेस में आपने वही, आप जिस तरह कह रहे हैं कि अच्छा यार ऐसा करो, ये थोड़ा सा ये ले लो, ये लेके चले जाओ कप्तान, इस तरह रहने दो, बट अब हमने तुम्हें रिप्लेस करना है। क्लियर हो गया था कि वर्ल्ड कप अभी हो रहा था, और साउथ अफ्रीका के मैच से पहले वो जो प्रेस गई बोर्ड की, जिसमें तनबीह कर दी गई थी, थ्रेटन किया गया था टीम को और बाबर आजम को कि आपके साथ अकाउंटेबिलिटी की जाएगी,
और उसके बाद वो जो लीक आउट हुए थे मैसेजेस जिसपे वो अब लिटिगेशन में जा रहा है बाबर, ही इज नॉट गोइंग टू स्पेयर इट अलोन, तो वो साफ नजर आ गया था कि पर्सनालिटी ओरिएंटेड मसाइल हैं अपना जो कि क्रिएट किए गए हैं। और वो मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्रामों में बताया था कि बाबर के इर्द गिर्द बहुत कुछ घेरा तंग इसलिए हो गया था कि इन्होंने, अगर आपको याद हो तो वो जो सरोगेट कंपनीज हैं उनमें 25 करोड़ का एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिफ्यूज कर दिया था। और मोहम्मद रिजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, आपको कहीं भी नजर नहीं आया वो कप्तानी की लिस्ट में, जिन्होंने मुल्तान सुल्तान से रिफ्यूज कर दिया था कि वो लोगो नहीं पहनेंगे। कुछ फ्रेंचाइज के इंटरेस्ट को पूरा नहीं करते थे, कुछ फ्रेंचाइज के इंटरेस्ट थे कि उनके जो है कुछ ऐसे प्लेयर्स उनको सामने लाया जाए। अगर आपको याद हो कि 2-3 प्रोग्राम पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजाय बाबर को कांटेक्ट करे इन इंडिया व्हेन द टीम वाज देयर, वो किसी और प्लेयर को कांटेक्ट कर रहे थे। तो दैट क्लियरली शोज कि आपकी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट आपने बना दी, पर्सनल लाइक एंड डिसलाइक। कोई अभी भी क्या सेंस है मुझे बताएं कि शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस सर्टिफिकेशन हो गई? क्या वो जो 130 पे गेम कर रहे हैं, क्या वो 19-20 T20 इकट्ठे खेल पाएंगे? ठीक है कि वो 2 जीते हुए ये आपकी पाकिस्तान सुपर लीग फॉर लाहौर कलंदर्स, बट डज इट सफाइस के कितना बाबर नाकाम हो गया था इन T20 क्रिकेट? ये वही बाबर आजम नहीं जिसने सेमीफाइनल खिलवाया आपको वर्ल्ड कप T20 2021 और फाइनल खिलवाया वर्ल्ड कप 2022। फाइनल खिलवाया, उसके बाद इंडिया को हराया 10 विकेटों से। जी, और जब टेस्ट मैचेस की बात आती है तो अभी आईसीसी टेस्ट जो शुरू हुई थी जुलाई में श्रीलंका में 2-0 श्रीलंका को हराया। तो मेरी समझ से बाहर है, दिस इज कम्प्लीटली अ मायोपिक डिसीजन, एक सेल्फिश डिसीजन है, एक अपनी ईगो को कहते हैं ना, ईगो को वो सूद करने वाला डिसीजन है, विम्सिकल डिसीजन है, और शायद बैक एंडेड एक बाबर को लेसन आया गया है कि अगर तुम हम लोगों के साथ या हमारे अच्छा ये एक चीज और भी है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि बाबर को रिप्लेस कर दिया गया जो चीफ सिलेक्टर हैं और बाकी भी चंद ओहदों पर जो है वो नई तकर्रियां हुई और पिछलों को फारिग किया गया, बस ये इधर ही रुक जाएगा या ये आगे भी कुछ ओहदेदार ऐसे हैं जिनको के आने वाले वक्तों में बदला जाएगा या जो जिनको खुद सीटें छोड़नी पड़ जाएंगी? जो हमारे साथ चलेंगे उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, जो हमारे साथ नहीं चलेंगे हम उनको डेढ़ कर रख देंगे। अभी आपने एक आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर के आदमी है, पाकिस्तान के लिए उनकी इतनी खिदमत हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ स्पिनर्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिज टाइम्स, तौसीफ अहमद। आपने इंजमाम को सैक किया और इंजमाम को आपने जो सैक किया अभी तक आपकी इंक्वायरी पूरी नहीं हो सकी, पता नहीं आपने क्या क्या कहा था कब पूरी हो जाए, और वो इंक्वायरी तो अभी हो रही है, हवा में लटक रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आज तक कोई काम टाइम पे तो हुआ नहीं। आपने तौसीफ अहमद को एड हॉक चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बना दिया। वो जब चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स बन गए भी उन्होंने कोई टीम सेलेक्ट नहीं की, और अब आपने वहाब रियाज को चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर बना के उनको साइड पे कर दिया। इस तरह आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, इस तरह ऑनेस्ट अपॉइंटमेंट्स करते हैं, इस तरह आप मेरिट की अपॉइंटमेंट्स करते हैं। तो दिस मीन्स कि जो आपके पावर स्ट्रक्चर में आपका साथ नहीं देगा वो वल्नरेबल होगा और उसके साथ कुछ भी हो जाएगा, किसी वक्त भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि वनडे में चलो ठीक है, अगर आप कहें भी कि चलो वनडे की कप्तानी सही नहीं हो रही थी और ख़राब मामला था, तो बाकी फॉर्मेट्स की कप्तानी से हटाने की क्या लॉजिक थी? और T20 में तो अच्छा भला हम, जैसे आपने कहा कि भाई हमने तो बड़ा अच्छा, हम सेमीफाइनल में भी पहुंचे, फाइनल में भी पहुंचे, तो ये ओवर द बोर्ड ये मामला क्यों होता है कि एक बंदे को बस बिल्कुल ही हटा दो? कहीं तो उसको बरकरार रखने की बात होनी चाहिए ना। चलो वनडे नहीं हो रहा तो वनडे ना करें, वनडे वैसे ही हमने अब पता नहीं कब खेलना है, 10-11 महीने के बाद खेलना है मेरा ख्याल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। वैसे हमने 10-11 महीने के बाद खेलना है। टोटल साल में 9-10 वनडे इंटरनेशनल्स हैं, और आपने कहा कि एक फॉर्मेट में आपने कप्तानी में अगर आपकी ठीक नहीं हो रही तो आप बाकियों से क्यों हटाया? इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता। टीम अभी सिंगापुर पहुंची थी, अभी लाहौर नहीं उतरी थी, तो उनको फील हो गया कि ये डिसेंट होने जा रहा है ओवर सर्टेन फाइनेंशियल इश्यूज। और आपने देखा होगा कि 92 ही कॉल्ड इट अ डे, ही रिटायर्ड एंड ही नेवर प्लेड फॉर पाकिस्तान अगेन। 96 में आपने वसीम अकरम को कप्तान बनाया, और 96 में आप जब बेंगलुरु में वो हार गए थे क्वार्टर फाइनल, उसके बाद कोई 5-6 कप्तान आए बिटवीन 96 एंड 1999।
99 के फाइनल में पहुंचे वसीम अकरम थे, उसके बाद वसीम अकरम गायब हो गए। 2003 में वकार यूनुस गायब हो गए, 2007 में इंतमाम गायब हो गए, 2011 में शाहिद अफरीदी गायब हो गए, 2015 के वर्ल्ड कप देखें तो मिसबाह हक कप्तान थे, 2019 में सरफराज थे और 2023 में बाबर खत्म हो गए। दिस मीन्स कि आप नी जर्क रिएक्शन करते हैं और आप अपने मैनेजमेंट फेलियर्स को, क्योंकि आपने अपने सिस्टम्स नहीं बनाए हुए, आपके अप्रोप्रिएट सिस्टम्स नहीं है। ये इंडिया की टीम एक केस स्टडी है, इट्स नॉट ओनली हाउ दे आर परफॉर्मिंग, के पीछे पूरी एक केस स्टडी है कि उन्होंने क्या क्या किया है 2007 के बाद। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, यार कप्तान तो सैक करके आपने देख लिए, नतीजा आपका ये है कि 24 साल में एक सेमीफाइनल में पहुंचे, तो यार आप चेयरमैन सैक करके देख लें, शायद कोई बेहतर बंदा आ जाए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट ले लें। तो दिस इज टोटली पर्सनलाइज्ड। और अच्छा, अब ये हमारे बिल्कुल पर्सनलाइज है। एक चीज, सॉरी, मुझे एक बात बताएं, उसका जो नायब कप्तान का क्या होगा? नायब कप्तान की भी तो परफॉर्मेंस सही नहीं थी। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं एक आपको इस चीज में और ऐड करता हूँ कि ये जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है, इनके पास ये पावर्स भी नहीं थी कि ये किसी को सैक कर सकें। ये बाबर को सैक नहीं कर सकते थे अगर बाबर खुद रिजाइन ना करता। आपने बैक हैंडेड प्रेशर्स दे के उसको फोर्स किया कि वो, अगर आप मिकी आर्थर का या ग्रांट ब्रैडबर्न का देखें, आप उनको सैक नहीं कर सके। आप कल मीटिंग से उठ के चले गए हैं, बड़ा सुना गुस्से में थे चेयरमैन साहब, और मिकी यहाँ तक कहा कि यार भाई हमें हमारे साथ ये ना करो, सैक करना तो ठीक है। तो अब आपने उनको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेज दिया, और अब आपने मोहम्मद हफीज को, जो कि अभी मतलब अगेन नया जनरेशन का लड़का है, आई पर्सनली एडमायर कि नई जनरेशन को आना चाहिए, बहुत उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए, बट अभी तक तो ये क्लियर नहीं था कि वो कौन सी टेक्निकल कमेटी में था, फिर वहां से हट गया। फिर बाबर के साथ कोई गड़बड़ हुई थी, बिकॉज दे वांटेड कि वो राइटली सो कि टीम सिलेक्शन में इब्रार हो और इस तरह हो। उसके बाद पता लगा वो टीवी में एक्सपर्ट थे, अब पता लगा कि वो जो है टीम के डायरेक्टर बन गए हैं। कल रात तक खबर आई थी कि वो टीम के हेड कोच भी होंगे। तो इस प्रोसेस में हफीज इज अ बिग नेम एज ए क्रिकेटर, बट एज ए हेड कोच उन्होंने अप्रेंटिसशिप की, कहाँ पे उन्होंने टीयर क्रिकेट में कोचिंग की है, कहाँ पे वो प्लानिंग और कहाँ पे एग्जीक्यूशन और कहाँ पे वो मॉडर्न क्रिकेट की जो टेम्पलेट्स हैं उनको कैसे। उस्ताद को डिग्री लेने से उस्ताद नहीं बनता, उस्ताद अपनी कम्युनिकेशन और प्रैक्टिकलिटी से बनता है। अभी आपने वाइस कैप्टन की बात की, मैं T20 का कैप्टन कहता हूँ कि गलत बना। मैं इसलिए कहता हूँ और ओपनली कहता हूँ कि शादाब खान से अच्छा कोई T20 का प्लेयर ही नहीं। आपने कंफ्यूज किया कि उसकी वनडे में क्या परफॉर्मेंस थी, ठीक है ना। अब वनडे में सेलेक्शन ही गलत थी, he should not have been part of the one-day team, he should not have played in this World Cup। लेकिन T20 का अन ऑलराउंडर है, चाहे उसकी एनर्जी है, चाहे उसकी प्रेजेंस है, चाहे उसका दिमाग है, चाहे उसकी बैटिंग है, चाहे उसके 4 ओवर की बॉलिंग है। आपने कप्तान बना के भेजा था उसको अगेंस्ट अफगानिस्तान इन T20 सीरीज, जहाँ से ये सारी मस्तियां शुरू हुई थी, वो भी आखिर में बात कर लेते हैं। तो अब वो कहाँ गया? वेयर शादाब? रिजवान को आप डिप्यूटी करवाते रहे, वेयर इज रिजवान? क्या अभी आपने शान मसूद को कप्तान बना, तो आपने वाइस कैप्टन फ्यूचर में नजर रखते हुए कभी सोचा है कि सऊद शकील को यार वाइस कैप्टन नॉमिनेट कर दें, अप्रेंटिसशिप करे वो अंडर शान मसूद, और शान जो साल 1.5-2 साल कप्तान रहे, तो तब तो ये मैच्योर हो जाए बाय द टाइम, शायद शान इज 34 ईयर्स ओल्ड, 2 साल में 36 साल का हो जाएगा। मैं परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहा, आपने तो टेस्ट चैंपियनशिप के एंड तक कर, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली तो नहीं खेल सकेंगे। फिर उसके बाद कौन खेलेगा? फिर हम कप्तान ढूंढेंगे। अभी शाहीन शाह अफरीदी न्यूजीलैंड में T20 हारेगा या वर्ल्ड कप, इसीलिए मैंने कहा था, हाँ इसीलिए मैंने कहा था कि बस आई एम सैड, और सैड नोट पे शुरू हुआ था, सैड नोट पे ही हम इसको खत्म करेंगे। और बाबर आजम से हम कहेंगे, बाबर कोई बात नहीं, अभी तुमने कोहली के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने, बी स्ट्रॉन्ग बी ब्रेव। थैंक यू, बहुत शुक्रिया था कैप्टन नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। मुल्क की सियासत में बहुत शोर है, और एक तरफ हैं जी बिलावल भुट्टो साहब और एक तरफ है जी पूरी PML-N। अब ये जो बिलावल साहब ने बहुत सारे इशारे दिए हैं, बहुत सारी बातें की हैं, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी।
सर जी मेरे सामने बयान मौजूद है, साद रफीक साहब कहते हैं बिलावल साहब हमें ना ही छेड़े तो बेहतर है। तो क्यों छेड़ रहे हैं बिलावल साहब भाई? हमने तो कोई नहीं छेड़ा। अगर वो खुद समझ रहे हैं कि उनको कोई छेड़ रहे तो और बात है। अगर हम हकीकत भी करें और ये हकीकत से भी वो छेड़ रहे हैं और हकीकत से भी वो मुंह छुपाएं तो हम क्या करें? अब आप भी मतलब है कि मीडिया में हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि आर्काइव से निकालें चीज़ें और दिखाएं इनको, फिर आप भी छेड़ना शुरू करती हैं उनको, क्या बात है? नहीं तो वो तो कहते हैं कि हमारे साथ आप 16 महीने जो है वो लगे रहे, अब आपको सारे ख्यालात आ रहे हैं, तो फिर तो वो छेड़ना ही हुआ ना। नहीं, हम 16 महीने नहीं लगे। देखें, जब पीटीआई का धरना डी चौक में, उस वक्त हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब थे। उस वक्त भी हमने एक रोल प्ले किया जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए। पीटीआई के मेंबरान से हमने इस्तीफे वापस करवाए, पार्लियामेंट वापस लेके आए। हमने कहा पार्लियामेंट ही एक फोरम है जहाँ पर बात हो सकती है। पीडीएम बनी, आप लोग भी हमें छेड़ रहे होते थे उस वक्त, आप इस्तीफे क्यों देते, सिंध हुकूमत क्यों नहीं तोड़ते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। और हमने कहा था कि अदम एतमाद के जरिए हटाना चाहिए। हमने अदम एतमाद किया और नंबर गेम इनकी ज्यादा थी, हमको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया, इनकी कैबिनेट में भी थे। पीटीआई के दोस्तों ने इस्तीफे दिए और वो इस्तीफे फिर वो कह रहे थे हम नहीं दिए, हाई कोर्ट गए कि हमें वापस किए जाए। तो हम भी अगर इस्तीफे दे देते तो हम भी सड़कों पर रो रहे होते, रुल रहे होते। लिहाजा अभी जो यूसुफ रजा गिलानी को आपको याद होगा कि जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन रहे थे और उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लिए, तो आप उठाए ना पार्लियामेंट की तकरीरें, बाप को बाप मिल गया, बाप की कहने पे बाप आ गई, फलाना आ गया। अच्छी बात है, पीएमएल को भी सियासी बाप मिल गया। हम तो कहते बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लोग हैं, ये कुछ हमारे बलोच सरदार थे, कुछ पठान थे, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने आज देखे उनके सेनेट का चेयरमैन है, आज उनके एक पार्टी का जो है वो प्राइम मिनिस्टर के टेकर उनकी जमात में थे, उन्होंने अभी तो इस्तीफा दे दिया। कैबिनेट में मेंबरान देख लें, आज मुझे देखें, सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और पूरी लाइन उठा लें गए। और उसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को अगर वो क्लिप्स उठाए ना मरियम नवाज साहिबा को, शेम वाले, तो हम तो शेम नहीं कह रहे, लेकिन हम कहते हैं अच्छी बात है कि इनको भी सियासी तौर पर बाप मिल गया। अच्छा, लेकिन अब जो बाप है वो उनको तो मिल गया है और गेम भी बड़ी वाज़ेह आपको भी नज़र आ रही है, और ज़ाहिर है मीडिया के सारे सीनियर जूनियर सारे कमेंटेटर्स भी देख रहे हैं कि गेम किधर जा रही है और किसका पलड़ा जो है वो भारी है। तो आप लोग अब इलेक्टेबल्स का क्या कर रहे हैं, और मतलब आप लोगों की पीपल्स पार्टी की सूरत हाल और लाएअमल क्या है? उनको तो मिल रहा है जो मिल रहा है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़े। हमने बहुत कम सियासी इत्तेहाद किए हैं। हमने कुछ जगहों पे सीट एडजस्टमेंट किए मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ। माजी में हमने हमेशा अलायंस बनाया इलेक्शन के बाद। एक अलायंस बनता है इलेक्शन से पहले, इन्होंने बना लिए। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद हम अलायंस बनाएंगे। हम नंबर गेम के जरिए बात करेंगे। अगर हमारी नंबर गेम ज्यादा होगी तो हम बाकी जमातों को भी दावत देंगे कि आए, हुकूमत का हिस्सा बने। लेकिन सबसे अवलीन बात, हमारा पॉइंट ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। पाकिस्तान की आवाम जिस जमात को भी वोट करती है, चाहे वो हमें करती है, नून को करती है, पीटीआई को करती है, किसी और जमात को भी करती है, वो करे और उनको हक बनता है कि वो इस मुल्क पर हुक्मरान नहीं करे। क्योंकि हम कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन की तरफ गए और अवाम ने उस इलेक्शन को कबूल नहीं किया और सियासी पार्टी ने नहीं किया, तो अब इकोनॉमिकल क्राइसिस से मुल्क नहीं निकल सकता। लिहाजा ये चीजें हम कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। अब लेकिन कुंडी साहब, अभी इस सिचुएशन में जो जीत जाएगा, जो कि लग रहा है कि नून लीग को मतलब जीत जाएगी, वो तो कहेंगे कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे। देखो पीटीआई वाले भी थे, बैलेट पेपर पे बल्ला भी था और सारे थे। ये कैसे फैसला होगा कि फलां इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और फलां इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है? और ये वाला कैसे आप लोग मानेंगे कि फ्री एंड फेयर हुआ या नहीं हुआ? वो क्या मायार क्या होगा उसका? देखें, मेजॉरिटी चीजें, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से रवाना हुए, उसको हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया, यहाँ पर आए, उनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो पुलिस थी या एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनको रिसीव भी किया। मरी में भी कर रहे हैं, जो प्रोटोकॉल कहें या जो भी कहें, जो इज्जत दे रहे हैं, अच्छी बात है फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को। इस मुल्क में 5 और फॉरेन प्राइम मिनिस्टर भी घूम रहे हैं। चौधरी शुजात साहब भी घूम रहे हैं, खाकान अब्बासी साहब भी हैं, अपना शहबाज शरीफ साहब भी हैं, गिलानी साहब भी हैं, राजा परेशर साहब भी हैं। तो क्या वो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स नहीं है? अगर उनके साथ भी यही सलूक है जो कि मियां साहब के साथ, खान साहब भी हैं, तो खान साहब तो इस जेल में है, अगर बाहर आते हैं उनको वो होती है अदालत उनको छोड़ती है तो वो भी है बिल्कुल। तो अगर वो ट्रीटमेंट उनके साथ भी अंदर मिलना चाहिए ना प्रोटोकॉल अंदर मिल रहे हैं ना, देखें उनको मिल रहे हैं, उनको जो है वो एक्सरसाइज मशीन मिल रही है। हालांकि वो खुद नहीं चाहते थे, जब वो अमेरिका में थे वो कहते थे क्यों मिल रही हैं चीजें, घर से खाने क्यों आ रहे हैं, पंखे क्यों लगे हैं,
इनको क्यों प्रोटोकॉल वो वहाँ पे ऐसी सहूलियात दी जा रही है 5 स्टार वाली, आज वो खुद वो मांग रहे हैं। लिहाजा ये चीजें जब आप देख, अब गवर्नर हाउस पंजाब में अगर आप बावलपुर डिवीजन की मीटिंग करें तो क्या गवर्नर हाउस न्यूट्रल हो चुका है? ठीक है, आप गए, गवर्नर साहब हमारे लिए बड़े इज्जत एहतराम वाले बंदे हैं, आप उनके फैमिली की दुआ के लिए गए, लेकिन 3 घंटे आप पूरी फैमिली के साथ बैठ रहे, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब और बावलपुर डिवीजन की मीटिंग कर रहे हैं, तो आप गवर्नर हाउस को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हमेशा PMLN ने इदारों को हमेशा सियासत की तरफ धकेला, पॉलिटिसाइज किया ताकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इनके ऊपर उंगली उठाएं। वो बयान जो मियां नवाज शरीफ का हमारे साथ था, जो लंदन से था, जो कि वोट को इज्जत दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराओ, वो मीनार पाकिस्तान वो बयान खत्म हो गया। वो बयान वो लंदन छोड़ के आ गए, यहाँ पर जो है उनका नया बयान शुरू हो गया। तो अब प्रॉब्लम हम कहते हैं वो मियां नवाज शरीफ जो लंदन का बयान था वो लेकर आए, आप कहते हैं वोट को इज्जत दो। आज आप वोट की इज्जत की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए? जिनके बावजूद ने इत्तेहाद की है, यहाँ वाला वैसे बयानिया है कौन सा? आपको क्या समझ आई अभी तक मियां साहब की तकरीरों से या जो बातचीत यहाँ वाला? वहाँ का बयानिया तो वोट को इज्जत दो था, अब वाला बयानिया क्या है? बयानिया ये है कि मेरी सिलेक्शन कीजिए। और दूसरी बात ये है कि हम ये कह रहे, मैं ये कह रहा हूँ कि 2017-18 में जो PTI के चेयरमैन के लिए हम गलत कहते थे वो आज भी गलत है। अगर वो मेरे साथ हो रहा है, किसी और की पार्टी के साथ हो रहा है, वो गलत है। हमने ये जदोजहद की थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, जिसके लिए पाकिस्तान के अवाम वोट करे, उसको आके हुक्मरान नहीं करे। ये नहीं कि मैं 4थी दफा भी वज़ीर-ए-आज़म बनूं लेकिन मुझे सिलेक्शन होनी चाहिए। ये आपके एक्ट्स, आपने लाहौर में तो बड़ा जलसा कर लिया, जिस तरीके से भी कर लिया, आपको जितनी भी सपोर्ट मिल गई, उस जलसे के लोगों को आपने वोट में कन्वर्ट करना, वो आप करेंगे। उनको पता चला कि पंजाब में हमें वोट नहीं मिल रहे, तो सिंध भाग रहे हैं, बलूचिस्तान भाग रहे हैं, KP आएंगे। जब बक्से रखे जाएंगे 8 फरवरी को, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर क्या हाल होता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद थे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कोई कारोबार करवा दो, कोई पैसे कमाने हैं, कोई जिंदगी में, हमारी जिंदगी का जो पैदाइश का मकसद है पैसे कमाना, वो कैसे पूरा किया जाए? उसके लिए एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, एक्सपर्ट से पूछे। आज बेसिकली ये जो घंटा है ना हमारा, 10 बजे से 11 बजे तक हम बात करेंगे कि भाई पैसे कमाने के लिए कारोबार करना वो किस तरीके से शुरू किया जाए। कितना आसान है, मुश्किल है, क्या क्या स्टेप्स चाहिए होते हैं, क्या क्या क्वालिटी चाहिए होती है। कुछ आपको एक्सपर्ट से मिलवाएंगे और कुछ उन लोगों से मिलवाएंगे कि जिन लोगों ने कारोबार में यूनिक और इंटरेस्टिंग आइडियाज इंप्लीमेंट किए और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये है जी हमारे इस घंटे का मकसद। आपकी फ़ोन कॉल्स, फ़ोन लाइंस ऑन कर दीजिए, आप पूछें। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं, कोई आपका मसला है, तो आप कॉल कीजिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपके मसाइल को हल करेंगे। फिलहाल हमने जो बात करनी है वो शुरू करनी है ख़वातीन के कारोबार। बिल्कुल, हुमैरा मुमताज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अपना एक कंसल्टेंसी, बिजनेस कंसल्टेंसी का एक बिजनेस चलाती हैं, एम्पावर आई के नाम से। कारोबार करना सिखाती हैं और कारोबार करना सिखाती हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ भी एसोसिएटेड हैं, सो ये वहाँ पर भी मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग देती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि ख़वातीन अगर कारोबार करना चाहें जी, तो क्या ये एक आसान रास्ता है या फिर पत्थरों भरा, कांटों भरा और मुश्किलों भरा रास्ता है? कोई भी रास्ता जो होता है ना वो आसान नहीं होता। ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके लिए जाहिर सी बात है आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्पेशली जो ख़वातीन के लिहाज से मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए बड़ा मुश्किल होता है घरों से निकलना। तो सबसे इजी वे यही होता है कि आप अपने आप को सबसे पहले एम्पावर करें। जॉब में तो होता है ना, आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, 9 to 5 की जॉब होती है आपकी, आप उस तरीके से आपकी लिमिटेशंस होती हैं, आपके फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से और ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो ख़वातीन जो हैं वो इतनी आसानी से जो है उसको ओवरकम नहीं कर सकती। तो इन सब मुश्किलात से निकलने का आई थिंक सो एक वाहिद रास्ता है कि अपने आप को एम्पावर करें थ्रू एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट किस तरह से किया जा सकता है कि मेरी जो अपने वेंचर है एम्पावर आई के नाम से, it's actually the company to help women to empower themselves by giving them the knowledge of तो पहला स्टेप, अगर खातून कोई है और वो घर में मिसाल के तौर पे फर्ज करें भाई शिफा एक खातून है और यही वो खातून है जो घर पे बैठी है और बोर होती है, इनकम भी चाहिए एडेड, स्टार्ट कहाँ से करूँ मैं? देखिए, अब मैं आपको ये चीज़ बड़ी क्लियर करती हूँ कि बहुत से लोग जो है ना 2 कॉन्सेप्ट को ना मिक्सअप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस को।
आपको पता है देयर इज अ डिफरेंस। ये मजेदार बात की आपने, बताएं बताएं। ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? बहुत से लोगों को जो है ना बहुत इतनी हाइप होती है कि ये एंटरप्रेन्योर है, ये है, वो है, ये बिजनेस पर्सन है, बट हम उन दोनों में ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन ये होती है कि बिजनेस पर्सन वो होते हैं जो कि रनिंग जो चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह से कोई भी चीज़ कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, उसी को जो है ना वो फॉलो करते रहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं कि जो सब इन सब चीज़ों में कोई नई चीज़, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। एंटरप्रेन्योर कहते ही उन लोगों को है जो कि कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, कोई भी गैप को फिल कर दे। यानी कि मिसाल के तौर पर हमारे दादा अब्बू ने एक बिजनेस शुरू किया जो उस जमाने में नया था, तो वो उस वक्त एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन अगर आज मैं वो बिजनेस में शामिल होऊंगा तो मैं बिजनेस पर्सन होऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये अगर ये है, अगर ये एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, अब्बा का बिजनेस तो है नहीं कोई। गरीब लोग। अच्छा तो बताएं, ये अगर इन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप, शी हैज टू फाइंड इट आउट कि कौन सा गैप है और इस सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जो आपने सॉल्व करना है। अच्छा ठीक है ना, उसको ट्रिगर फॉर एग्जांपल कोई थोड़े मिसाल देके समझाएं। फॉर एग्जांपल देखिए, खवातीन मोस्टली जो आती हैं ये इसमें बिजनेस में आती हैं, कपड़ों के बिजनेस में आती हैं, ज्वेलरी में आती हैं, कुकिंग में आती हैं, बस इसी में जो है वो घूमती रहती हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में क्या आप नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं? आप देखें इवन जो ड्रेसेस पे भी जो है कितनी इनोवेशंस आती रहती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ फैशन। तो हर कोई करता है ड्रेस में, जो भी बना रहा होता है वो कहता है भाई मैंने नया स्टाइल बनाया। लेकिन आपकी कोई यूनिक ऐसी चीज होगी जो कि डिफरेंट होगी सबसे। हमने वो बताया था आज कौन से ब्रांड का तौलिए वाला स्कर्ट था, बैलेंसियागा। देखें बहुत थाउजेंड्स ऑफ मैं खवातीन देखती हूँ कि उन्होंने ड्रेसेस के बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन हर कोई ब्रांड नहीं बनता। हाँ सही है। ब्रांड कौन से बनते हैं? जिनमें कोई इनोवेशन होती है, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया भी होता है और फिर कमाते भी होते हैं। आपको नजर आता है वो चीज, यूनिकनेस आपको नजर आती है। जो बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड्स हैं उसमें आपको यूनिकनेस नजर आती है। और ये कितनी खवातीन घर से बैठ के जो कपड़े जो है बेच रही होती हैं, उनमें वो यूनिकनेस नहीं होती है, वो क्योंकि वो ऑर्थोडॉक्स किस्म का स्टाइल ही कर रही होती हैं। सिमिलरली अगर आप ज्वेलरी का है या कुकिंग का है, कोई ऐसी नई चीज़ आपने आउट ऑफ द वे या कोई ऐसा प्रॉब्लम था जिसको आपने सॉल्व करके सामने ले आए। फॉर एग्जांपल मैं आपको ख़वातीन की ज्वेलरी के बिज़नेस की मिसाल देती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन नेट से देख के और फॉलो करके उसको डिफरेंट ट्रेडिशनल्स की ज्वेलरीज को डिज़ाइन करती हैं। और मोस्टली जो होती हैं परसेप्शन लोगों की है कि इंडियन ज्वेलरीज जो होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं, उस तरह की एंटीक हमें करना चाहिए। अब देखें ये इंडियन ज्वेलरीज का क्यों हम नाम ले रहे हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि ये पाकिस्तानी ज्वेलरी है? पूरी दुनिया में क्यों इंडियन ज्वेलरीज का नाम लिया जाता है? बिकॉज हमने वो गैप से नहीं फिल किए। हाँ ठीक है, हम पुरानी चीजों को ही फॉलो करते आ रहे हैं। हम वो जो नया गैप हमें ऑलरेडी नजर आ रहा है कि हमने इसको फिल इन करना है अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे वो फिल करें। क्योंकि बहावलपुर में आप देख लें, राजस्थान की ज्वेलरी दे दें, कितनी अच्छी ज्वेलरी, मुल्तान की ज्वेलरी देख लें। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ज्वेलरी फैशन, ये वो जो टिपिकल खवातीन वाले काम है उससे हट के हमको एग्जांपल लाएं। मैं इसलिए लेकिन आप जरा सोचें इस पे कि 3 या 4 ऐसे ऑप्शंस जो आप दे सकें खवातीन को जो घर में भी बैठे शुरू करना चाह रही हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस डोमेन में जा सकती हैं, जो आसान भी हो, स्टार्ट करना भी जाहिर है उनको बहुत मेहनत तगोदौना करनी पड़े, क्योंकि हो सकता है घर वाले जो मर्द हजरात हैं या जो भी हैं हो सकता है सपोर्टिव हो, किसी के हो सकता है ना भी सपोर्टिव हो, तो वो खातून को खुद ही स्टार्ट करना है। तो आप जरा 3-4 ऑप्शंस ऐसे सोचें जो ईजी हो, विद लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेस अमाउंट ऑफ एक्टिविटी ऐसी के दूसरे शहरों में जाना पड़े। और हम जाते हैं अपने दूसरे गेस्ट की तरफ, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। अच्छा, ये इनोवेशन की चूंकि बात इन्होंने की कि भाई एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कुछ इनोवेशन लेकर आता है, तो हम आपकी मुलाकात कराते हैं जी मोमिन नदीम से और लिम्टेक सॉल्यूशंस। जी लिम्स जो हैं वो अगर लोगों की कट जाएं या उन्हें दोबारा से लगाना हो तो आर्टिफिशियल लिम्स बनाकर ये लगाते हैं और उसके अंदर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं। अब ये क्या इनोवेशन है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम अस्सलाम। जी मोमिन, बताएं जरा अपनी लिम्स में जो आप इनोवेशन ला रहे हैं और लिम्टेक सॉल्यूशंस, ये क्या सॉल्यूशंस आप लोगों को दे रहे हैं? ऑलराइट, तो लिम्टेक सॉल्यूशन आर्टिफिशियल 3D प्रिंटेबल लिम्स हैं जो कि हम लोगों ने चंद माह पहले ही जो है तो इसको स्टार्ट किया है। इसमें होता यूँ है कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि पैदाइशी तौर पर
या फिर जो है तो किसी एक्सीडेंट की वजह से अपनी उंगलियां गंवा चुके हैं। तो हमारे पास मार्केट में आर्टिफिशियल लिम्स ऑलरेडी मौजूद है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के मौजूद हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक कोई 6 लाख रुपए का है, कोई 10 लाख रुपए का, कोई 15 लाख रुपए का है। और लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो उस चीज़ को इतना जल्दी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोगों ने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और हमारा प्रोसेस ये है कि हम अपने पेशेंट को स्कैन करते हैं उसके पूरे हाथ को, और फिर उसको अपने हमारे AI सॉफ्टवेयर से गुजारा जाता है और एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है उसके हाथ के मुताबिक। फिर हम अपने पेशेंट से ये पूछते हैं कि क्या आप इसी अपनी स्किन टोन को पसंद करोगे या कोई और कलर पसंद करोगे। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, लाइक बच्चों के लिए जो है तो वो कहते हैं हमें सुपर हीरो थीम चाहिए, जैसे सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, बैटमैन है। लड़कियों के लिए हमारे पास मुख्तलिफ कलर थीम्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास फ्रोज़न है और डिफरेंट सिंड्रेला की थीम्स अलग। तो फिर हम उसके हिसाब से अपने 3D प्रिंटर्स के ऊपर उस हैंड को जो है तो 3D प्रिंट करते हैं और फिर असेंबल करके फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसकी एडजस्टमेंट देखी जाती है। जब वो बेस्ट फिट हो जाता है फिर उसको प्रैक्टिस कराई जाती है और ऐसे एक 25 से 35 हज़ार के अंदर एक डिसेबल इंसान को एक उसका नया हाथ मिल जाता है। और कमाल की बात यह है कि ये टोटली जो है तो वाटर प्रूफ है। अच्छा, आप इसके साथ स्विम कर सकते हैं, आप इसके साथ जो है तो बारिश में जा सकते हैं। थैंक यू। और फिर सबसे बड़ी बात है मोमिन, ये जो मटेरियल है इसके अंदर ये क्या होता है जो यूज किया होता है जिससे आपने बनाया ये मटेरियल क्या होता है। और दूसरी चीज ये कि चलो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसका डिजाइन मॉडल करके उसको प्रिंट कर लिया 3D। अब जब वो लगता है किसी इंसान के जिस्म के साथ तो क्या वो मूवमेंट भी कर सकता है? हाँ। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हाथ लगाए तो क्या उंगलियां उसकी मूव कर सकती हैं या वो सिर्फ एक स्टैटिक एक चीज लगी हुई होती है जो कि इंटरनली मूव नहीं कर सकती है? जी अच्छा, हम लोग जिस मटेरियल से बना रहे हैं वो प्लास्टिक की ही एक किस्म है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर के हम लोग इसको लेट सपोज अगर दफन भी करते हैं तो ये ख़त्म हो जाती है ज़मीन के अंदर, और अपने पेशेंट के साथ जो है तो उसकी स्किन पे कोई इरिटेशन का कोई इस तरह का इसका इफेक्ट नहीं होता। ये टोटली सेफ है। और हमारा जो हैंड है उसकी कमाल ही है कि ये कॉस्ट में कम है लेकिन आपको फंक्शनल फिंगर्स देता है। तो पेशेंट जो है तो उसको अपनी रिस्ट मूवमेंट के साथ जो है अपनी फिंगर्स को मूव कर सकता है। फिर उसको प्रैक्टिस कराई जाती है कि कैसे उसने चीज़ों को ग्रैब करना है, कैसे उनको रिलीज करना है। तो ये टोटली जो है तो फंक्शनल हैंड है। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट जी। और कॉस्ट इसकी क्या है, मतलब कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी? 40,000 रुपए। हाँ नहीं, आपको भी उतना ही कहीं पड़ती है या आपको अच्छा खासा कमी बेशी होती है आपके पास? यस, ये जो हमने कॉस्ट रखी है 25 से 35,000, इसमें हमें भी पैसे बचते हैं। मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम टोटली लॉस में जाते हैं या नो प्रॉफिट में, इसमें हमें भी माशाल्लाह पैसे बचते हैं। मतलब कि ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती आपको पड़ जाती है कि आपको फ़ायदा इसमें होता है साथ। बहुत जबरदस्त, जिंदगियां तब्दील हो रही हैं जी इससे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है जी, याया साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को सब पे सलाम हो और हमेशा की तरह आप टैलेंट को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, मेरा सवाल इनसे ये है कि मोमिन भाई से, आप लोग जो ये आर्टिफिशियल के जरिए आपको ये चीजें बना रहे हैं, आप आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह बना रहे हैं, इनको इनकी टीम में कौन लोग हैं? क्योंकि ये तो एक मेडिकल रिलेटेड काम है ना, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है जो आपकी एक्चुअल बॉडी से बॉडी एंड हैंड लिम्ब, उसके कोऑर्डिनेशन किस तरह करते हैं? आपके पास इसके बारे में एक्सपर्टीज है? सही है। अच्छा, दूसरी बात है कि अब ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने भी खुद पहली दफा देखा है आपके प्रोग्राम में। तो आप इसको आम करने के लिए, इसको चीप बनाने के लिए, डू हैव सम प्लान्स? बताएं मोमिन साहब। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू याया। बताइए जी, ये तो मेडिकल साइंस की तरफ से आपकी एक्सपर्टीज क्या है? अच्छा, हम इंजीनियर्स हैं और हमारी लैब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, UET पेशावर में। हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा AI हब है और उसकी डिफरेंट लैब्स हैं पूरे पाकिस्तान में। तो 9 में से 2 लैब्स हमारी UET पेशावर में हैं और हमारी उसमें से एक लैब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर। हमारी टीम में मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, AI एक्सपर्ट्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स हैं। तो ये जस्ट एक बंदे का काम नहीं है, इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है
जो कि उसमें पिछले 4.5 साल से इन चीज़ों में काम कर रहे हैं और तभी कहीं जाके ये सॉल्यूशंस अब बन सके हैं। ठीक है जी, सही है, ग्रेट जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद नदीम हमारे साथ देखें, अब ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने लेकर आए और इंसान की ज़िंदगी तब्दील हो रही है। बिल्कुल ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना ले सकते हैं और हम एज अ वेंचर के तौर पर कर सकते हैं। स्पेशली मैं लेडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बात करूँगी क्योंकि देखें लेडीज़ का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है घरों से निकलना, तो घर बैठे कोई ऐसी चीज़ें वो कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐप के ज़रिए बहुत सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकती हैं। आप देखें पाकिस्तान में कितनी एप्लीकेशन के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने कितना, आप पाक व्हील की एग्जांपल ले लें, बाइकिया की ले लें, इस तरह की आए दिन कितनी दिस ऑल बिजनेस इज ऑन दिस ई कॉमर्स। सो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह फूड की सर्विसेज हैं वो थ्रू ऐप भी कर सकती हैं। अगर कोई डॉक्टर हैं उसमें हेल्थ टेक्नोलॉजी में वो कोई ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं जिससे लोगों को घर बैठे जो है प्रिस्क्रिप्शन मिल जाए। इस तरह की बहुत सी इनोवेशंस बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, बिल्कुल, यस। इस तरह की बहुत देखिए एज पर जो जिन लोगों की स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो हाउसवाइफ हैं, उनकी जो भी एक्सपर्टीज हैं वो उनको यूज करें और देखें मार्केट में कि वो गैप किस चीज़ का है, उसमें फिल इन करें। कौन कौन से इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि खवातीन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करते हैं? देखिए चैम्बर्स तो पाकिस्तान के ऑल ओवर द चैम्बर्स हैं, वो सपोर्ट करते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी यूएन यूनाइटेड नेशंस के काफ़ी हैं, वो वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस आउट करते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, ग्रांट्स देते हैं। बैंक्स बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लोन, शॉर्ट लोन के फॉर्म में, और बहुत कम इंटरेस्ट से, लाइक 5% इंटरेस्ट पे बहुत से बैंक्स जो हैं वो, बड़े बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं ख़वातीन को। नहीं फाइनेंशली भी उनके जो मसाइल हैं वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल तो जो हालात है पिछले दिनों, तो यही एक मेरा ख्याल में एक जरिया है, सोल्यूशन है अपने आप को इससे निकालने का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए हमें इनोवेशन की तरफ ही जाना होगा और इनोवेशन ही आपको इनेबल करेगी कि आप मार्केट में अपना एक अलग नाम बना सकें। बिल्कुल सही। अच्छा, एक वक्फे की तरफ हमें बढ़ना है जी। और वक्फे से जब वापस आते हैं तो मजीद इसी हवाले से बात करते हैं, मजीद कुछ इनोवेटिव बिजनेसेस के जो फाउंडर्स हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे, इनसे भी आपको, उमैरा साहिबा से भी आपको कुछ आइडियाज दिलवाएंगे कि इन्होंने अपने जो इदारा है उसमें कौन कौन से ऐसे इनोवेटिव बिजनेसेस थे जिनको कि हेल्प किया इस्टेब्लिश करने में। लेकिन ये सारा कुछ होगा एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। एंटरप्रेन्योरशिप पर बात हो रही है और नए नए यूनिक आइडियाज़ के ऊपर बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी उमैरा मुमताज़ साहिबा, और अब हमें ज्वाइन किया है जी उमैर मोहसिन बुखारी साहब ने, जिनका अपना एक टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट स्टार्टअप है। उनसे पूछते हैं भाई उन्होंने क्या किया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे उमैर, ठीक ठाक है? अल्लाह का करम। जनाब आपका क्या स्टार्टअप है? पाकिस्तान में वैसे प्लॉट बड़े महंगे एग्जैक्टली, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। सस्ताप्लॉट.com जो है ना वो बेसिकली जैसा कि आपको पता है राइट नाउ इन्फ्लेशन की वजह से जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो प्लॉट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो उसके लिए ना हमने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका बेसिक मकसद ये था, जैसे आपको नाम से अंदाजा हो रहा, सस्ताप्लॉट.com। तो हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि जो अप टू 50% डिस्काउंट्स देता है अपने एंड यूजर्स को। यस, मतलब हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी आर गिविंग अप टू 50% डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट आप देते हैं या सेलर देता है? इसमें ये बेसिकली हमारा स्टार्टअप कुछ इस तरीके से है कि हम बेसिकली एक ब्रिज हैं बिटवीन एंड यूजर एंड सोसाइटी। ठीक है। सो उसमें ये है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स हैं और कुछ हमारे कंपनीज के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशंस हैं कि जो हम बिल्ड करते हैं, और हम एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक यूज होती है जिसको रिबेट वर्ड कहा जाता है। तो हम एक रिबेचुअल वे में काम करते हैं, उसमें हम एक रिबेट जस्टिफाई करते हैं और कुछ वो हम अपने इन्वेस्टर को देते हैं और कुछ हम अपने एंड यूजर को देते हैं। तो ये सारा जो आपका है वेंचर, ये बहुत बड़े बड़े जायंट्स भी हैं इस काम में, तो जो ऑनलाइन सारा वो करते हैं, तो उनका कैसे मुकाबला? एग्जैक्टली हमारा जो बेसिकली स्टार्टअप है, अगर आप जायंट्स को देखें तो उनके काम करने की टेक्निक और टेक्नोलॉजी वो डिफरेंट है, हमारा काम करने का तरीका डिफरेंट है। आई एम बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो हमने कुछ ऐसी टेक्निक्स उसके अंदर अडॉप्ट की हैं मार्केट में, जिसमें हमने पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लॉन्च की है, हमने ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम लॉन्च किया है, हमने एक डिस्काउंट लॉन्च किया। जो बड़े बड़े जायंट्स हैं वो बेसिकली डिस्काउंट्स नहीं देते।
अब बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं जिसमें आप प्लॉट खरीद सकते हैं, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली ये है कि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। उनके मिडल में कोई डीलर आ जाता है, कोई डिफरेंट कंसल्टेंसी वाले जाते हैं जो अपना मार्जिन रखते हैं, बट हमारा प्रॉपरली एक प्लेटफॉर्म है जो डायरेक्टली आपको लिंक करता है, बिजनेस टू यूजर कह लें, बिजनेस टू यूजर इंटैक्ट करता है। और एक ब्रिज हमने बना दिया, वो जो आसान में मैं बताऊं कि जो ट्रेडिशनल डीलर्स थे हमने उनको मार्केट से वाइप आउट करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करके मार्केट में थ्रो कर दिया कि जो वो डीलर के तौर पे काम कर रहा है बट अपना उस तरीके से मिडिल एजेंट हटा दिया। एग्जैक्टली। लेकिन वो डिस्काउंट वाली बात समझ नहीं आई, वो कहां से आ रहा है? उसमें 1 करोड़ का प्लॉट है, वो 50 लाख मिसाल के तौर पे मेरा 1 करोड़ का प्लॉट है। उसमें ये है कि राइट नाउ अगर आप करंट सिचुएशन देखें पाकिस्तान की, तो इन्फ्लेशन की वजह से अब आसान वे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2019 के टाइम पे रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूम आया। सही है। वो मार्केट इतनी ऊपर गई, चीजें इतनी वास्ट तरीके से चली कि जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी उसने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में। अब अनफॉर्चुनेटली वो इन्वेस्टर अब मार्केट से वाइप आउट होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो उनमें से बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो रो भी रहे हैं एग्जैक्टली हमें प्लॉट नजर नहीं आया, अपना पैसे देके बैठ गए हैं। Exactly. ये भी है, ये भी इस पे भी बात करेंगे कि ये कैसे। उसमें ये है कि जब वो मार्केट से वाइप आउट होना चाह रहा है तो वो अपना वो जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया था वो कह रहा है कि आई वांट टू रिमूव दिस अमाउंट। हम उससे औने पौने में पकड़ लेते हैं। सो हम क्या कह रहे हैं कि हम वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली तो हम उनसे वो प्रोडक्ट लेके एंड यूजर को डायरेक्टली वो देते हैं, वो उस बंदे को देते हैं जो राइट नाउ जिसकी नीड है, जो चाहता है कि वो अपना घर बनाए या फ्यूचरिस्टिक हो कि 4 साल बाद 3 साल बाद अपना घर बनाना चाहता है। सही है। तो वो इस सेक्टर कौन कौन से शहर आप लोग केटर कर रहे हैं? राइट नाउ वी आर वर्किंग इन ट्विन सिटीज अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अभी फ्यूचर में हम वाकेंड की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग इन लाहौर एज वेल। उसके बाद फिर हम कराची की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर सिटी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और वो बहुत डिफरेंट है। पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट को समझने के लिए हमें 4 साल लगे। ये 3 से 4 साल का हमारा पूरा एक स्टडी है, क्योंकि अगर आप sastaplot.com देखें, प्लॉट बेसिकली जो नीड है वो 35 साल प्लस के लोगों की है। तो वी आर टेक्नोलॉजी बेस्ड, हमारा वो पूरा सिस्टम है, तो वो अडॉप्ट करने का सबसे बड़ा मसला। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है वो मैंने इधर खोली हुई है, अब इस पे प्लॉट नहीं नजर आ रहे। नहीं, आप इसमें टिप्स विप्स हैं सारी। नहीं, sastaplot.com अगर आप सर्च करेंगे तो देन यू कैन गेट द वेबसाइट। ये आप वेबसाइट देखें। मैं तब तक आपने हमें कुछ 2-3 आइडियाज बताने थे जो खवातीन ने आपके साथ मिलकर किए। मेरे साथ जो मैंने इनको सपोर्ट किया, मेरी जो एक है कुरीग ही कह लें, उनका अपना पोली क्लिनिक है, इसका डिफरेंट एस्थेटिक एंड डेंटल सर्जन भी हैं। उनके साथ मिलके हम लोग प्लान कर रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने का, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कमी है। हर कोई जो मेडिकल स्टूडेंट होता है वो कहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, स्पेशलाइजेशन एंड कंसल्टेंट बन जाऊँ। उसके बाद जो है ना वो क्या कहते हैं, इसके अलावा वो कोई और उनका काम नहीं होता। तो हम ये चाह रहे हैं कि मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया, बिकॉज दे आर टेक्निकल पर्सन, इन टर्म्स ऑफ कोई मेडिसिन हो गई, इन टर्म्स ऑफ कोई ऐसी ट्रीटमेंट हो गई या कोई हर्बल मेडिसिन या कुछ भी हो गया, तो उसको हम उन स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं या उनके आइडियाज़ को इंक्यूबेट करके हम इंक्यूबेशन सेंटर में प्रमोट करने जा रहे हैं। बेहतरीन, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया जी। हम टाइम है हमारे पास, टाइम की किल्लत हो चुकी है। बिल्कुल, आगे भी हमारे पास बड़े मामलात हैं, तो आई थिंक सो ब्रेक लेनी है हमने कि हम ब्रेक लेंगे और आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। जी, थैंक यू सो मच। नौजवानों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जगाने की कोशिश की, मजीद भी हम जगाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब एक और बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्टअप की खालिक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रही है मिसबा ओरैजी, और ये इनकी इदारे का नाम है नेक्टर AI, और ये एक सोशल कॉमर्स स्टार्टअप है जिसको $2 मिलियन की फंडिंग मिली है। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मिसबा बताइए आपका स्टार्टअप क्या है? जी, स्टार्टअप का नाम है नेक्टर AI, सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फॉर ब्रांड्स। तो फर्स्ट करें आप ब्रांड हो ज़ारा, मैंगो, बैलेंसियागा, हम बेसिकली AI सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ब्रांड्स के लिए टू हेल्प देम increase sales
थ्रू मैसेजिंग. सो मैसेजिंग इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, यूट्यूब में वगैरह. आज क्या होता है, आप उनको मैसेज करते हैं और उनकी ह्यूमन एजेंट रिस्पॉन्ड करता है आपको, राइट, ऑन द अदर साइड. इन द फ्यूचर यूजिंग नेक्टर AI हम लोग AI सॉफ्टवेयर से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि ज्यादा मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कर सकें. लेकिन यानी कि हम अगर किसी से मैसेजिंग तो पहले से मौजूद है. मतलब अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस को इंस्टा पे मैसेजेस करते हैं तो वो आपको कहते हैं और मतलब व्हाट डू यू वांट, वो 4 ऑप्शंस देता है. डू यू वांट टू आस्क अबाउट दिस दैट फलाना, फिर आप उस पे सिलेक्ट करते हैं तो फिर वो आगे से 4 और आपको ऑप्शंस देता है. तो समहाउ AI इज देयर ऑलरेडी. हाउ इज योर वेंचर डिफरेंट? वेरी डिफरेंट, क्योंकि AI बेसिकली हम लोग एम्यूलेट कर रहे हैं ह्यूमंस को. तो हम क्या लेते हैं, हम डेटा लेते हैं बिजनेस से कि जो है ना वो कैसे बात करते हैं अभी सोशल प्लेटफॉर्म में एज ह्यूमंस, राइट, और उनकी प्रोडक्ट इन्वेंटरी क्या है, ई-कॉमर्स टैग क्या है. तो जब अगली दफा आप मैसेज करेंगे आपको नहीं पता होगा कि आप AI से बात कर रहे हैं या ह्यूमन से बात कर रहे हैं. तो जो मैसेजेस और जो ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे यूजर्स पसंद नहीं करते कि वो जो ना बात नहीं कर पाए असली ह्यूमन एजेंट से. हाँ, ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, वो जो मैसेजिंग सिनेरियो से हम बात कर रहे होते हैं. तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को कहाँ पर आपने प्रेजेंट किया, और ये जो 2 मिलियन की फंडिंग है ये आपको कैसे मिली? जी, सो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली ये कि लास्ट 10 years मैं वर्क करी थी इनसाइड ऑफ मेटा, सो इनसाइड ऑफ इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐप, और उससे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर में थी. और जो है ना मेनली मैं लॉन्च करी थी प्रोडक्ट्स फॉर AI कॉन्वर्जेशंस. फेसबुक में आपने देखा होगा केयर रिएक्शन फॉर एग्जांपल, जो रिएक्शन कोविड के दरमियान लॉन्च किया था वो मैंने किया था. वीडियो कॉलिंग, बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च किए इनसाइड ऑफ दीज लार्ज टेक कंपनीज. और मेरी जो को फाउंडर है फरा, वो एक्चुअली मेरी बहन है. उसका भी सिमिलर बैकग्राउंड है, वो उसने मेटा में काम किया फॉर लॉन्ग टाइम, एंड प्रायर टू दैट शी वाज कंप्यूटर साइंस एट स्टैनफोर्ड, और मैंने येल यूनिवर्सिटी से पढ़ा है. तो हम दोनों ने लास्ट ईयर बेसिकली डिसाइड किया कि जो है ना ये बर्निंग प्रॉब्लम है फॉर ब्रांड्स, कस्टमर्स जिनके साथ हम काम कर चुके हैं इनसाइड ऑफ मेटा, इनसाइड ऑफ ट्विटर, एंड दिस इज अ प्रॉब्लम दैट कैन नाउ बी सॉल्व्ड यूजिंग AI. So हमने डिसाइड किया चलो लेट्स फाउंड अ कंपनी नेक्टर AI, build out this AI software. और फिर in the last few months we went out to raise initial round of seed funding from investors. तो यहाँ पर हमने जो है ना luckily जो है ना में अच्छे खासे wonderful investors मिल चुके हैं, और हमने क्लोज राउंड कर दिया $2 million के लिए, जो अनाउंस किया हमने रिसेंटली TechCrunch पर. सही है, जबरदस्त जी, बेहतरीन. आपने इतना जबरदस्त, और आपका जो है बैकग्राउंड भी IT का और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का है, तो आई एम श्योर द एक्सपीरियंस कम्स इन वेरी हैंडी. बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया मिसबा, और बताया दुनिया को क्या. जी 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 जी, what are you saying? Sorry. Yes, मैं ये कह रही थी कि जो अगर आप जाएं कंपनी, आपके पास आइडिया है एंड यू वांट टू रेज मनी फॉर अ कंपनी, तो मेनली इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं, राइट? फ्यू डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं. वो देखते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज क्या है, कि आप एक्सिक्यूट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं या नहीं, स्पेसिफिकली फॉर सॉफ्टवेयर, यू नो. और फिर सेकंड चीज वो देखते हैं कि जो है ना ये फाउंडिंग टीम क्या है, राइट? अगर 80% ऑफ कंपनीज जो फेल होती हैं वो फाउंडिंग टीम की वजह से फेल हो जाती हैं, राइट? दैट्स अ बिग रीजन फॉर कंपनीज टू फेल इन अर्ली स्टेजेस. तो ये ज्यादातर फैक्टर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन यू आर रेजिंग मनी, कि आपकी फाउंडर्स टीम वेरी सॉलिड हो, उसके साथ बैकग्राउंड आपका रेलेवेंट हो जिस प्रोडक्ट पर आप बिल्ड कर रहे हैं, और फिर सेकेंडली यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद अ बिग मार्केट वैल्यू. सो दोज आर द 3 थिंग्स जो हमने प्रायोरिटाइज की, मैं और मेरी बहन ने, एंड दैट रियली हेल्प्ड अस व्हेन यू आर रेजिंग मनी. ज़बरदस्त जी, वेरी गुड. और बड़ी अच्छी गाइडेंस आपके सेगमेंट से लोगों को मिली होगी कि कैसे वो अगर फंडिंग की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं. थैंक यू मिसबा और ऐसी हमारे साथ मौजूद थी जी, और बड़ा ज़बरदस्त इनका प्रोजेक्ट है. अब ज़रा एक मरतबा फिर हम स्टूडियो की तरफ आते हैं. पैसे किस तरह कमाने हैं और पैसा कमाने के और सिखाने के एक्सपर्ट गुरु हमारे साथ मौजूद है जी, हिशाम सरवर साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब हिशाम साहब. सर, आपने बातें सुनी हमारे गेस्ट्स की भी, मेहमानों की भी. फंडिंग भी रेज कर रहे हैं लोग, छोटे छोटे इनोवेटिव आइडियाज़ भी लेकर आते हैं, कुछ बड़े आइडियाज़ होते हैं. स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए किसी एक शख्स को? पाकिस्तान में मेरे मुताबिक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को स्किल बेचनी चाहिए. अच्छा. स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि आप स्किल सीखें, टेक बेस्ड. ओके. दुनिया आपके काम की मतलाशी है. वो कुछ भी स्किल हो सकती है, मिसाल के तौर पे वीडियो एडिटिंग, वीडियो क्रिएशन, वॉइस ओवर, आसान अल्फाज में. फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और आगे चलते जाएं तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और AI की अभी पहले मेहमान है वो बात हो रही. तो जब आप स्किल सीख के स्किल बेचना शुरू करते हैं ना,
तो इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट्स यानी कि दुनिया में आपके काम के जो तलबगार हैं वो जनाब प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स पे बिड करें और आप पैसे कमा लें। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप इंटरनेट पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपना हुनर बेचें। फिर तीसरा तरीका है आप अपनी वेबसाइट बना के पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू गूगल PPC करके अपना हुनर बेचें। स्टार्टिंग पॉइंट, आगाज लोगों को हुनर बेचने से करना चाहिए। ओके। अच्छा, उससे क्या होता है? उससे आपको बेचना आ जाता है। मेरे नज़दीक अभी मैं बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन सुन रहा था और अल्लाह इनको कामयाब करे। मेरे नज़दीक जितने भी स्टार्टअप्स हमारे यहाँ फेल होते हैं ना, वैसे उनको बेचना नहीं आता। अच्छा। सेल स्ट्रीम सबसे अहम चीज़ है। इमेजिन हम यहाँ पर टेलीविजन पे बैठे हुए हैं, ये अदारा तब तक ग्रो करता रहेगा और एक्सपोनेंशियली ग्रो करता रहेगा जब तक कि एडवर्टाइजमेंट्स आती रहेगी, बिकता रहेगा। बिल्कुल, जब तक कंटेंट बिकता रहेगा। सो जो सेल स्ट्रीम है ना, वो बेचने का तरीका, अगर आप गिग इकोनॉमी से आगाज करें, अपनी सर्विसेज बेचना सीख जाएं, तो एक वक्त आता है कि हाँ, फिर आप फोर्स्ड होते हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल पे तो मैंने काम कर लिया, सही है, बना लिया मैंने, लोगों को क्लाइंट बना लिया, मैंने काम कर लिया, ठीक। अब मुझे एक्सपेंड करना। हाँ। अब मुझे अदारा बनाना है, मुझे स्टार्टअप क्रिएट करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो इनफरादी सतह पे हर एक को स्किल बेचनी चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, अब वो जो बेचना है, उस बेचने में इंसान मिस्टेक्स क्या करता है? क्योंकि एक तो ये कि मार्केट इतनी बड़ी है, करोड़ लोग जो है वो आपकी तरह वॉइस ओवर या जो भी आप बेच रहे हैं अपनी स्किल वो बेच रहे होंगे, तो उनमें मुमताज कैसे नजर आया जाए? देखें, आप दोनों को पाकिस्तान भर में क्यों देखा जाता है? क्वालिटी वॉइस ओवर, अमेजिंग कोऑर्डिनेशन, गुफ्तगू, गुफ्तगू, बड़ा सब्जेक्ट टॉपिक कह लीजिए, मुतासिर कुन। जब भी आप अपने काम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट होंगे ना, दुनिया आपको परख ढूंढ लेगी। मसला क्या है? हम आधी प्रेपरेशन के साथ इंटरनेट की दुनिया में अपनी स्किल बेचने चले गए। अच्छा। अब जब तक हम इसको ओवरकम नहीं ना करेंगे, कि हम जब तक अपने आप को उस टूल के साथ रास्ता नहीं करेंगे जो दुनिया डिमांड कर रही है और वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाता भी है, हाँ। जब आप ये प्रोजेक्ट कर पाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। अब जो गलती कर रहे हैं वो गलती डेफिनेटली ये कर रहे हैं कि आप स्किल सेट को पूरा मास्टर नहीं करते, उस पर अबूर नहीं हासिल करते और आप चल पड़े भाई दुनिया से कंपीट करने। आपका कंपेटिटर कुड बी योर नेबर नेक्स्ट डोर, आपका कंपेटिटर समवन इन वेस्ट, वो बोलना भी आपसे बेहतर जानता है। नंबर 1 चीज कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी में सारी बातें होनी है। नंबर 2 चीज वो है आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, कि आप कैसे कन्विंस करें कि भाई अगला आपको पैसे दे। हाँ, सबसे बड़ी चीज तो यही है, वो आपको पैसे, क्यों पैसे दूं मैं आपको? आपको कोई रीजन होनी चाहिए ना। सो कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल, और उसके बाद आती है आपकी टेक स्किल जो आप ऑफर करें। यहां पे एक बात काबिले गौर है कि इन 3 में से 2 सॉफ्ट स्किल्स हैं और सबसे आखिर में वो चीज है जो आप बेच रहे हैं, जो आपकी स्किल है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैंने ऐसे क्यों रखा हुआ है। इमेजिन आप वॉइस ओवर करते हैं, ठीक है। मैंने एक प्रोफाइल बना दी और मैं कहता हूं जी कि मेरे पास अमेजिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, स्किल मेरे पास नहीं है, ठीक है, स्किल आपके पास है। वैसे मुझे क्या आता है? कम्युनिकेशन, मुझे आती है बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसका मतलब टेक स्किल तो 3 नंबर पे चलेगी, वो तो मैं किसी को आउटसोर्स भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर तो जरूरत में से 2 सॉफ्ट स्किल्स हैं। और हमारे यहाँ गलती क्या हो रही है कि एक अंग्रेजी की कहावत है, 80% ऑफ योर सक्सेस इज योर एटीट्यूड, कि आप कैसे अप्रोच करते हैं कारोबार को, आप कैसे अप्रोच करते हैं अपनी सर्विसेज को सेल करने के लिए। सो मेरे नज़दीक ये जो ड्रॉबैक है, ये जो फेलियर है जिसकी वजह से बहुत सारे फेल हो जाते हैं, वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं करते। सही है। और अगर इसमें हम इनोवेशन को लेके आए अब, कि इनोवेशन किस हद तक ज़रूरी है और कितनी है, क्योंकि हर बंदे को आइडियाज़ भी नहीं आते, और अगर इतने ही सबको आइडियाज़ आते होते यहाँ पर तो सब इलॉन मस्क होते। तो हर आदमी ने घर तो चलाना है लेकिन हर आदमी को आइडियाज़ नहीं आते। क्रिएटिविटी लेवल हर एक का डिफरेंट है और इनोवेशन लेवल भी फिर ज़ाहिर है उस हिसाब से मुख्तलिफ है। वापस ग्राउंड जीरो पे चलते हैं, और ग्राउंड जीरो पे जाने से मेरी मुराद है, इमेजिन आपने साल डेढ़ काम किया एज अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज बेची। आप ये देखिए शिफा, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा, आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे होंगे, उसका एक आइडिया होगा, फेल भी हो रहे होंगे। नहीं, मैं इससे भी पहले वैसे जब आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे होंगे, आप बोली लगाते हैं कि हाँ मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो आपको हर किस्म का प्रोजेक्ट प्लेसमेंट में आइडियाज ही तो मिल रहे हैं।
आप पूरा साल जब एक फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, आप जब प्रोजेक्ट्स पे बिड कर रहे हैं, आप सारों पे तो एक्सेप्ट नहीं होंगे ना, लेकिन आपको आइडियाज तो मिल रहे हैं ना कि दुनिया किस तरह का काम ढूंढ रही है और उसके लिए उसको सर्विस प्रोवाइडर चाहिए। तो जब आप एक लंबे लेंथ तक ये काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको आइडियाज खुद ब खुद जनरेट हो जाते हैं। मुझे जो आइडिया आया था वर्कचेस्ट का, workchest.com ओके, इस पे काम ढूंढ सकते हैं लोग, इस पे काम ढूंढ सकते हैं, पाकिस्तानी मार्केट इकोसिस्टम। अब मैंने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, मैं अर्ली बर्ड हूँ फ्रीलांसिंग में, मैंने ये काम 1997, ठीक है जी, 98 97 का एंड था, 98 का आगाज था। तो मुझे 2 डिकेड हो गई इस सारे काम में। मैंने रियलाइज़ किया कि आज के दौर में चूँकि जॉब्स नहीं हैं, लोगों के इंटरनेट पे आसान काम है, आप घर बैठे बैठे जो है वो सर्विसेज जो है वो बेच सकते हैं अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स ठीक हो। सही है। मैंने रियलाइज़ किया कि कंपटीशन की वजह से हमारा जो लोकल जो रिसोर्स है वो नहीं एस कर सकता, नहीं प्रेजेंट कर पाता अपने आप को, नहीं एस कर पाता वो, पकड़ पाता। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि हाउ अबाउट प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कि ये अंग्रेजी नहीं बोल सकता ना, सही पाकिस्तानी मार्केट प्लेस हो, ये जाए भले उर्दू में बिड कर दे भाई। हाँ। इसका जो एम्प्लॉयर हो सकता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर या क्लाइंट, वो हो सकता है जिसकी वर्क प्लेट बढ़ गई है इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस। जैसे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं मिसाल के तौर पे, बार बार आप पे यार हो, आप दोनों पे यार हो, सही है भैया, आपको काम ज्यादा मिल गया, सही है, ठीक है, आप कहते हैं कि यार हमारी जरूरत से ज्यादा काम हो गया, अब हमें चाहिए कोई और जो पाकिस्तान में हो, बिल्कुल, यहाँ पे ये मार्केट प्लेस काम आएगी। सो इकोसिस्टम ऐसे ही बनता है, पर अगेन पहला कदम गिग इकोनॉमी, स्किल बेचना है, उसके बाद स्केल करें स्टार्टअप्स की। सही है कि स्किल से स्केल की तरफ आएंगे ना, मेरा ये मानना है। ठीक है, सही है, बेचना सीख जाए, कमाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक चीज ये होती है जो हम उस वक्त भी बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग बाहर का कोई आइडिया उठाते हैं। अब जैसे मैंने सुना मिसबा को, मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, बाहर के ये बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये करती हैं, ये तो मैं इस आइडिया को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दूं और उर्दू में इम्प्लीमेंट कर दूं। मेरे जहन में फौरन ये आइडिया आया, बेहतरीन, कि भाई ये आइडिया है। अब आप गए दराज में, हाँ, या कोई और भी शॉप, जी, और वहां पे AI असिस्टेंट है, हाँ, जो आपने पहले सवाल उठाया कि वो तो बॉट्स तो होते हैं। उन्होंने कहा बॉट होते हैं, लेकिन हमने बॉट को ट्रेन किया है टूवर्ड्स नेचुरल जो कन्वर्सेशन होती है, और नेचुरल कन्वर्सेशन एक तो पहली बात, और दूसरा प्रोडक्ट्स की मुकम्मल जानकारी, स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, प्राइस, डिलीवरी, जो भी शिपिंग चार्जेस, रिफंड, एवरी। तो जब आपने ट्रेन कर दिया, AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इमेजिन वो उर्दू में आप उससे बात करें, उर्दू में आपको जवाब दे दे, आपने ऑल ऑफ अ सडन फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले, मजा आ गया भाई, वाह, हाँ, उर्दू आसान हो गई। इसका मतलब एक और बात से बात निकलती है कि कामयाबी इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज की भी है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं एज इट इज, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फेसबुक निकाल दूं, किससे चलाना है भाई, क्यों चलाएगा, बिल्कुल। लेकिन इमेजिन मैं फेसबुक कस्टमाइज्ड सोल्यूशन दे रहा हूँ कि सारे मीडिया हाउसेस, उनकी एक मार्केट प्लेस होनी चाहिए, और वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो उस मार्केट प्लेस के अंदर हो, जो बाहर वाले हैं उनको हायर कर लें, कैमरामैन हो उसके अंदर, मेकअप आर्टिस्ट हो, सब हो, जो पूरी आपको मिल गई मार्केट, एंकर हो, सारे हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर। सही है, सही है। बाहर के आइडिया को जब हम यहाँ इम्प्लीमेंट करें तो उसको लोकलाइज करें, दिस इज व्हाट यू मीन। कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, उसको लोकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर लोकल सॉल्यूशंस, कि आपके यहाँ आपकी डायनामिक्स फर्क है, आपके मसाइल फर्क हैं, तो उनका टेलर मेड सोल्यूशन होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। यही तो वजह है बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम में, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके इधर ले आए, भाई क्यों देखेगा कोई, मतलब ये चीज तो पड़ी हुई है वेस्ट में, और वैसे भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, गोरा वर्सेस देसी, उनको एक बर्तरी हासिल है जो है, कुछ नहीं कर सकते हम, बिल्कुल ठीक है। तो हम कैसे अपने आप को मुमताज करें, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, एक और चीज कि ये आपने एक तो अपना बताया वर्कचेस्ट, मैं चाहूंगा बाकी जो है वो भी थोड़ा सा बताएं लोगों को, ताकि लोगों को जरा एक आगे हो कि और कौन कौन से स्टार्टअप्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर आप जो हम काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी इसको वैसे अपने सोशल मीडिया पे नहीं बताया, अच्छा, और आपने मुझे ऑफ कार्ड पकड़ लिया। अच्छा, नहीं तो कोई अगर ऐसी सरप्राइजिंग वाली चीज है तो फिर हम रुक भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। ऐप नहीं, मैं बता देता हूँ, ऐप का नाम है मोहल्लेदारी। मोहल्लेदारी, सुनिए क्या है, इंटरेस्टिंग।
मतलब बर्तन दूसरे के घर भेजे तो खाली वापस ना आए? नहीं, अगर बर्तन चाहिए तो पहले मोहल्लेदार साथ वाले से पूछो, ऐसे समझ लो। अच्छा। अब देखें, हमने कहा कि कॉपी पेस्ट वेस्ट के आइडियाज नहीं चले, ऐसा ही है। ठीक है। बाय द वे, ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों में मौजूद है। मैंने रोल आउट नहीं किया, मैं जनवरी का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन समझिए जरा 2 मिनट, नेबरहुड की सिक्योरिटी एक बड़ा संगीन मसला है पाकिस्तान में, ठीक है, राइट। हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकाला कि 5 किलोमीटर के रेडियस में जो नेबरहुड है वो कनेक्टेड हो गया। ओके, जस्ट लाइक ट्विटर, सब एक दूसरे के जस्ट लाइक ट्विटर। मैं, मेरा ये घर का एड्रेस है ना, जहाँ मैं बैठा हूँ, आप मेरे हमसाए हैं, आप मेरी हमसाई हैं, सही है। आप दोनों को पॉपअप हो जाएगा कि आपका हमसाया इस ऐप पे आ चुका है, ठीक है। जो बैठा हुआ है यहां से 5 किलोमीटर रेडियस बियॉन्ड, उसको एक्सेस हमारी नहीं मिलेगी, उसको अपने 5 किलोमीटर रेडियस, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन, ठीक है। व्हेन नेबर्स टॉक, एवरीबॉडी बेनिफिट्स। इमेजिन आई एम अबाउट टू सेल माय कार, इमेजिन आई वांट टू बाय अ कार, आपने अपने पास, मैं देख रहा हूं मैं इस मोहल्ले में ये कार गाड़ी है, तो बेहतर है कि हम आपस में कर लें। अच्छा, मुझे किसी चीज की जरूरत है, मिसाल के तौर पे एक सतही बात कर रहा हूँ, चीनी चाहिए, चीनी तरह बहुत ही हो जाएगा, चलो सीढ़ी तक रह जाए, ठीक है, सीढ़ी जरिए इन्होंने कि सारे शुरू हो जाए, आप लोग को बहुत सारे लोग देखते हैं, हम सीढ़ी तक रहते हैं घर में, काम चाहिए, सीढ़ी चाहिए मैकेनिक है, तो भाई साथ वाले के पास है, तो उसको अगर आप सिर्फ लिख देंगे, डियर नेबर आप मुझे ये बोरो करनी है, मैंने लेंड कर दीजिए मुझे, चीनी गलत है, सारी सीढ़ी ठीक है, सीढ़ी ठीक है। So this is what मोहल्लेदारी, कनेक्टिविटी, एंड देन इमेजिन इसका जो बिजनेस फैब्रिक है, उस पूरे रेडियस में कोई भी बिजनेस है, कार वॉश, कार मैकेनिक, पिज्जा वाला, प्लम्बर, होम डिलीवरी, प्लम्बर, वो सब अगर उस रेडियस में आए हैं और वो जनाब अपनी सर्विसेज उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो उस 5 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी घर हैं उनको सर्विस का पता लग जाएगा, और जो सर्विस देने वाला होगा वो भी ये सोचेगा कि चूंकि ये सारे मेरे मोहल्लेदार हैं, मैं इधर गड़बड़ नहीं कर सकता हूँ भाई, प्योर बिजनेस केस। मैंने किसी को चूना लगाया तो वो तो सबको पता लग जाएगा यहाँ पर। अब 2 महीने, अब मुझे जो डर लग रहा है वो ये कि 2 महीने इस चक्कर में 2 महीने में कोई और ना लॉन्च कुछ और कर ले। नहीं, आप अर्ली नहीं हो सकते। नहीं, वो उसकी वजह है कि मैंने एक प्रोग्राम करना होता है हर साल जनवरी के स्टार्ट। चलो फिर ये काट देना, ठीक है। नहीं, रहने दे, लाइव प्रोग्राम रहने दे, कोई मसला नहीं, रहने दीजिए, कोई मसला नहीं। तो तीसरा, पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हम यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स तो निकाल रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, उन ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप के मौके नहीं मिलते, चाहे वो पेड हो चाहे वो फ्री हो। सही है। तो हमने एक साइट बनाई और वो बहुत माशाल्लाह पॉपुलर होगी, hireintern.pk। अच्छा, तो इंटर्न्स जितने भी इंटर्नशिप के लिए विलिंग है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स वो प्रॉब्ली इन द लास्ट सेमेस्टर, तो वो hireintern.com जाए और जाके उस पर अपनी जो है प्रोफाइल बिल्ड कर दें, सीवी बनाएं, सीवी बिल्ड करें और जाएं सर्विसेज के। मेरा कहने का मकसद क्या है, मैं यहाँ पे पर्सनल, लेकिन मैं बेसिकली आइडिया ये था कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको आइडेंटिफाई कर सकता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंटरप्रेन्योरशिप, और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दें तो काम आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में पेमेंट प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन शॉपिंग एक हैसल है। yes. अच्छा, COD जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं, वो उससे भी ज्यादा है जी। कि वो एक वो मीम आपने देखी होगी कि ऑर्डर क्या करते हैं शाहरुख ओरिजिनल और जो मिलता है चाइना का, बिल्कुल ठीक है जी, वो मीम सबने देख ली होगी। अच्छा, हमारा वक्त बिल्कुल जो कहिए बस इसको मैं आ गया। तो इन प्रॉब्लम्स का जिसने भी सोल्यूशन निकाल दिया ना, एक्सेल कर जाएगा। बिल्कुल, थर्ड पार्टी आनी चाहिए इधर। अब वो मैं अगले प्रोग्राम में बताऊंगी कि वो थर्ड पार्टी कैसे आपके बाइंग और सेलिंग को वो बनाएगी, सेफ बनाएगी। लेकिन अगले प्रोग्राम में इस पे करेंगे हम बात। आपसे आज के प्रोग्राम से लेते हैं इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपने हमें बड़ी जबरदस्त चीजें सिखाई जी, इंशाल्लाह मोटिवेशन सबको मिली होगी देखकर। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे